अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं फिर से हाजिर खिदमत हूँ अंकबूत बाय नूर राजपूत का 15th एपिसोड लेकर। तो मैं एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स का। तो आप सबका सपोर्ट मुझे बहुत खुशी देता है। थैंक यू वेटिंग फॉर सो पेशेंटली। अभी भी थोड़ा थ्रोट इशू है तो आपको आवाज़ चेंज लग सकती है, तो थोड़ा सा नज़रअंदाज करना अगर चेंज लगे तो चलते हैं, एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अनकबूत, मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस नंबर 15, बाब हशम। अफरियत। मेरे वजूद के अंधेरों में एक अफरियत सांस लेता है। वो कोई खारजी वजूद नहीं, कोई साया नहीं जो दीवार पर रक्सा हो, ना कोई भयानक शक्ल व सूरत का मालिक है। वो तो हमारे अंदर ही कहीं बहुत गहराई में हमारी अपनी ज़ात के तारीख तरीन गोशों में जन्म लेता है। एक नन्ना सा तकरीबन गैर महसूस सा बीज जो हमारी कमजोरियों की नुमानिक मिट्टी से अपनी खुराक कशीदा करता है। अफरियत बड़ा मक्कार और सियाद होता है। ये हमारी हर उस ख्वाहिश को, हर उस खौफ को, हर उस हसद और हर उस नामुकम्मल आरजू को पहचानता है जिसे हम दुनिया से हत्ता के खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालते हैं, जब हम उन्हें तस्लीम करने से इनकार करते हैं, तो दरअसल हम अनजाने में उस अफरियत की तैयारी कर रहे होते हैं। हर छुपाया गया राज, हर दबाई गई सिस्कारी, हर नज़रअंदाज किया गया एहसास कमतरी उसके लिए खाद का काम करता है। पहले पहल इसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। शायद कभी कभार एक बेनाम सी बेचैनी, एक गैरवाज़े सा खौफ या एक बिला वजह सा गुस्सा इसकी आमद का पहला इशारा होता है, मगर हम उनके इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिंदगी के मामूलात का हिस्सा समझकर झटक देते हैं, और यही इसकी पहली जीत होती है। जैसे जैसे ये अफरियत हमारी कमज़ोरियों से तवानाई हासिल करता है, ये मजबूत होता जाता है। इसकी सरगोशियाँ हमारे ख्यालात में गूंजने लगती हैं, पहले मध्यम फिर वाज़े, इतनी वाज़े कि हम उन्हें अपनी ही सोच समझने लगते हैं। ये हमें उकसाता है, बहकाता है, हमारे फैसलों पर असरअंदाज होता है। ये हमारी खूबियों को धुंधला देता है और हमारी खामियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। ये हमें बताता है कि हम नाकाफ़ी हैं, कि हम मोहब्बत के काबिल नहीं, कि कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं। और फिर वो लम्हा आता है जब ये मुकम्मल तौर पर हमारी सर चढ़ जाता है। अब ये महज एक सरगोशी नहीं रहता, बल्कि हमारे अमाल का मालिक बन जाता है। हमारी ज़बान इसके अल्फाज बोलती है, हमारे हाथ इसके इशारों पर हरकत करते हैं। हम अपने ही वजूद में अजनबी बन जाते हैं, अपनी ही ज़ात के कैदी। ये अफरियत हमें हमारे अजीज़ों से दूर कर देता है, हमें तन्हाई के अंधेरों में धकेल देता है, जहाँ सिर्फ पछतावे और मायूसी का राज होता है। ये सर चढ़ जाता है तो हमारी आंखों पर पट्टी बन जाती है, हमें सही गलत की तमीज़ नहीं रहती। हम उन लोगों को ज़ख्म पहुंचाते हैं जो हम सबसे मोहब्बत करते हैं, और उन राहों पर चल पड़ते हैं जो तबाही की तरफ ले जाते हैं। ये अफरियत हमें एक ऐसी दलदल में घसीट लेता है जहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इस दलदल की दीवारें हमारी अपनी ही पैदा करदा कमज़ोरियाँ होती हैं। इसका सबसे बड़ा हथियार यह है कि यह हमें यकीन दिला देता है कि ये हम खुद हैं। ये हमारी ज़ात का एक अटूट अंग है, एक ऐसी हकीकत जिसे बदलना नहीं जा सकता। मगर सच तो ये है कि ये एक गासिब है, एक काबिज़ है जो हमारी अपनी गफलत और कमज़ोरियों के सहारे मुसल्लत हो जाता है। क्या इस सर चढ़े अफरियत से निजात मुमकिन है? शायद, मगर इसके लिए पहले उसे पहचानना होगा, उसकी मौजूदगी को तस्लीम करना होगा, और फिर उन कमज़ोरियों का सामना करना होगा पर यह पलता है। ये एक कठिन जंग है, खुद अपनी ज़ात के खिलाफ एक जंग। 2.5 साल बाद सुबह के ठीक 9 बजे मास्टर बेडरूम के फिजा में एक खामोश सुकून फैला हुआ था। दीवारें और कमरे में रखा फर्नीचर, सब कुछ दूध से सफ़ेद एल्बेस्टर रंग में नहाया हुआ था, जो एक लतीफ़ और पुरवकार तासुर दे रहा था। मखमली पर्दे खिड़कियों पर मजबूती से तने हुए थे, बाहर की तेज़ रोशनी को रोककर कमरे में एक नीम ख्वाबीदा सी कैफियत पैदा कर रहे थे। रोशनी का हल्का सा हाला पर्दों के किनारों से छनकर अंदर आ रहा था, जिससे कमरे की अशिया धुंधली सी दिखाई दे रही थी। कमरे में एक कोने में रखे टेबल सोफे के सामने शीशे की मेज़ पर अनगिनत स्केचेस तरतीब से बिखरे पड़े थे। ये स्केचेस मुख्तलिफ डिज़ाइनों, कटिंग्स और शायद अधूरे ख्वाबों का मजमूआ थे जो किसी तख्लीकी जहन की अक्कासी कर रहे थे। मेज़ के एक कोने पर और रंगों का डब्बा भी मौजूद था। करीब ही साइड टेबल पर फ्रांस काफ्का और दोस्तों फिस्की की चंद किताबें भी रखी हुई थीं, जो इस कमरे के मकीन के संजीदा अदबी ज़ौक़ की गवाही दे रही थी। बिस्तर पर एक वजूद गहरी और पुरसुकून नींद के आगोश में था। सांसें एक मंजर आहंगी से चल रही थीं, हल्की और बेखबर।
ایک خواب کے طلسم میں جکڑی ہوئی تھی، ایک ایسا خواب جو اکثر اس کی صبحوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ کی دنیا میں وہ ایک پر اسرار چاند جیسی دودھیا روشنی میں گھری ہوتی ہے۔ اچانک اسی روشنی میں سے ایک مردانہ خوبصورت ہاتھ اس کی جانب بڑھا۔ ہاتھ میں ایک عجیب سی کشش اور مانوسیت تھی۔ بنا کسی جھجک کے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی ان کی انگلیاں آپس میں ملی، اس مردانہ ہاتھ نے اسے ایک دلکش رقص کے لیے گھمایا۔ وہ گھوم رہی تھی انجانے سرور میں، لیکن جیسے ہی اس نے اس پر اسرار شخص کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں، خواب کا منظر ٹوٹنے لگا۔ چہرہ واضح ہونے سے پہلے ہی سب کچھ دھندلا گیا اور وہ اسے دیکھ نہ سکی۔ اسی لمحے ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دل ابھی تک خواب کے اثر سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر کروٹ بدلی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں 9:30 بجا رہی تھی۔ ہیزل آنکھیں پوری طرح پھیل گئی۔ او خدایا! اس نے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آج دفتر میں 10 بجے اہم انٹرویوز تھے اور وہ اس خواب کی وجہ سے ایک بار پھر وقت پر نہ اٹھ سکی تھی۔ اس احساس نے اسے ایک دم سے بیدار کر دیا۔ تیزی سے بستر سے اتری، پاؤں ٹھنڈے فرش پر ٹکرائے۔ اس کا کمرہ باوجود اس افراتفری کے جو اس کے ذہن میں تھی ایک شاہکار تھا۔ فرنیچر کم مگر ہر چیز نفاست اور اعلیٰ ذوق کا نمونہ تھی۔ دیواروں پر کوئی غیر ضروری آرائشی نہیں تھی، ایک بڑی سی تحریری پینٹنگ آویزہ تھی۔ ہر شے اپنی جگہ پر یوں رکھی ہوئی تھی جیسے کسی ماہر نے سوچ سمجھ کر سجائی ہو، بالکل کسی کامیاب فیشن ڈیزائنر کا ذاتی گوشہ۔ یہ سادگی اور پروقار انداز ہی اس کمرے کی خاصیت تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بالوں کو سمیٹ کر ایک ڈھیلا سا جوڑا بنایا اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی کلوزٹ میں داخل ہو گئی، جہاں اس کا پیشورانہ زندگی کا ایک اور مصروف دن اس کا منتظر تھا۔ اس نے ایک سادہ ہلکے رنگوں کا سوٹ اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ باہر نکلی۔ دروازے پر دستک جاری تھی۔ فضا باجی! بانو کی دھیمی آواز سنائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ تولیے میں بال لپیٹے وہ سامنے کھڑی بانو کو گھور رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے مجھے اس نام سے مت بلایا کرو۔ اس نے خود پر ضبط کرتے آواز دھیمی رکھنا چاہی تھی۔ بانو نے بتی سی دکھائی۔ وہ اماں کہہ رہی تھی جاؤ فضا کو دیکھو، آج اٹھی نہیں ابھی تک۔ اس نے اماں کے انداز میں جواب دیا۔ میں اٹھ گئی ہوں۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ ناشتے میں کیا لیں گی؟ بانو نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا تھا۔ حالانکہ فضر اسے کافی مصروف نظر آ رہی تھی، پھر بھی ناشتے کا پوچھنا فرض تھا۔ جوس بنا دو، ناشتے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی، جانتی تھی بانو ایسے نہیں جائے گی۔ وہ اب تولیہ ایک جانب رکھتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ بالوں کو خشک کرنے کے بعد ڈھیلی سی پونی ڈال لی۔ اس کے کانوں میں چمکتے وہ سفید ٹاپس اچھے لگ رہے تھے۔ مارچ کا مہینہ تھا اور باہر موسم کافی اچھا تھا۔ بانو نے آگے بڑھ کر پردے سرکائے تو فضل نے اپنا چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر جما لیا۔ ہاتھوں پر موئسچرائزر لگانے کے بعد وہ اب ہونٹوں پر لپ آئل لگا رہی تھی۔ سفید لوفرز پہننے کے بعد وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی بیگ اٹھائے تیار کھڑی تھی، جبکہ بانو تولیہ اٹھا چکی تھی۔ جوس تو تیار ہے، پر آپ ناشتے کے بنا جائیں گی تو اماں آپ کے جانے کے بعد میری کلاس لیں گی، بانو نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ آج انٹرویوز ہیں، میں آفس میں ناشتہ کر لوں گی، اماں کو بتا دینا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ سامنے ہی کشادہ راہداری تھی جس کے دونوں سروں پر رکھے ہوئے تھے اور دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز ٹنگی تھی۔ بانو اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی، مگر وہ فضر کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت تیز چلتی تھی۔ اب وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بیگ سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں اماں بیٹھی تھی، نکھری سی پر اعتماد۔ ایک نظر فضر کو دیکھا اور پھر اس کی اسپیڈ کو، اور پھر تعصب سے سر ہلا دیا۔ کا رخ ڈائننگ ٹیبل کی جانب تھا جہاں جوس کا گلاس رکھا تھا۔ دو گھونٹ بھرنے کے بعد وہ اب گلاس واپس رکھتے پلٹی۔ بانو پہنچ چکی تھی۔ اماں باجی آج بھی ناشتہ نہیں کر رہی؟ اس نے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ فضل نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک نظر اماں کو دیکھا جو اسے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، بس گھورتی ضرور تھی۔ میں آفس میں کر لوں گی پکا، ویسے بھی میں بھوکی نہیں رہ سکتی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ انہی فرتیوں سے لاؤنج سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دیر گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ آج کل ڈرائیور چھٹی پر تھا اور اماں گلاس وال سے جھانک جھانک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اماں پیچھے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کا سنہری دھند اور حساب چکانے کی گھڑی۔ پیرس فیشن شو کے بعد فضر کے لیے کامیابیوں کے دروازے نہیں بلکہ جیسے پوری کائنات کے دروازے کھل گئے تھے۔ اس کا نام اب ایک گونج بن چکا تھا، ایک پہچان۔ وہ اس شہرت کی بلندیوں کے زینے چڑھ رہی تھی مگر اس کے قدم زمین پر ہی تھے۔ لکس میں جہاں وہ بدستور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، اس کے نام کی چمک نے لکس کو بھی نئی روشنی بخشی تھی۔ 2 بین الاقوامی فلموں کے وارڈروب ڈیزائننگ کے معاہدے ان کی جھولی میں آ گرے تھے اور وہ پورے دل جمی سے کام کرتی رہی تھی، مگر کب تک؟ جب تک اسے لگا نہیں کہ اب
कमर तोड़ने का सही वक्त है। नवंबर की शाम का जादुई धुंधला लाहौर की फिजा पर छाया हुआ था। लक्स फैशन हाउस की वसी और अरीज शीशे की दीवारों से छनकर आती सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें सोनिया सुल्तान के पुरतेज दफ्तर को एक खास आबोताब बख्श रही थी। सोनिया इस वक्त अपने ऑफिस में अपने मखसूस नशिस्त पर बराजमान थी। उनकी शख्सियत से तजुर्बे और कामयाबियों का वक़ार आया था और उनका हर अंदाज उनके अटल फैसलों का गुमान था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और दफ्तर का दरवाज़ा आहिस्तेगी से खुला। फजल ने कदम उठाकर रखा। उसकी हेजल आंखों में एक सर्द मकनातीसी चमक थी, जैसे किसी शिकारी की निगाह अपने शिकार पर हो। मजबूती से बंधे हुए बालों पर धरा चश्मा उसकी इरादों की पेचीदगी का ऐलान कर रहा था। नवंबर की खनकी के मुताबिक ज़ेब तन किया गया लंबा कोट और गले में लिपटा नफीस स्कार्फ उसकी शख्सियत को मजीद पुरवकार बना रहा था, जबकि स्नीकर्स में मलबूस उसके कदम ज़मीन पर मजबूती से जमे हुए थे। हर कदम एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा। सोनिया के जानिब बेटा शेहराम चौंक कर खड़ा हुआ। उन दोनों को फजल के इस वक्त आने की तवक्को नहीं थी। फजल ने सोनिया पर एक पुरसुकून निगाह डाली। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराव था और एक ऐसी काट थी जो सोनिया के लिए भी कदरे नहीं थी। सोनिया ने अपनी पेशवराना मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए उसे देखा। आओ फजल, बैठो, कहो क्या बात है। फजल का नाम लक्स के साथ जुड़ चुका था और इस वक्त मैडम सोनिया जिन हवाओं में थी उतना कोई भी नहीं था। फजल ने आगे बढ़कर बगैर किसी तमहीद के एक नफीस लिफाफा मेज पर रख दिया। ये क्या है? सोनिया के चेहरे पर उलझन उभरी, जबकि शेहराम हर माहौल में घुली खतरे की बू सूंघ कर वहीं रुक गया था। ये मेरा इस्तीफा है, उसने गोया धमाका किया था। सोनिया को मजाक लगा। उन्होंने लिफाफा उठाया, उसकी सिलवटें खोली और जैसे ही उनकी नज़रों कागज़ पर लिखे अल्फाज पर पड़ी, उनके चेहरे का पुरएतमाद तासुर लम्हों में तहलील हो गया। एक सपाट नाकाबिल यकीनियत से उभरा तासुर उनके चेहरे पर नमूदार हुआ। ये क्या मजाक है फजर? उनके चेहरे का रंग बदला। फजर की आंखों में किसी दुख या पछतावे की रमक तक नहीं थी। एक सर्द सी तकरीबन फातिहाना मुस्कुराहट उसके लबों के गोशों में उभरी। ये मजाक नहीं, हकीकत है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। उस मौके पर वो जा रही थी एंड उस वक्त जब उसके नाम की गूंज चारों जानिब थी, जब लोग उसके कॉस्ट्यूम्स के दीवाने हो रहे थे, जब नए मौके उसके मुंतज़िर थे। वो लक्स को छोड़कर जा रही थी। शेहराम जो उस सारी कार्रवाई को खामोशी से देख रहा था, बेइख्तियार आगे बढ़ा। फजर, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमारे इतने अहम प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। तुम लक्स को यूँ बीच मझधार में नहीं छोड़ सकती। ये बेइख्तियार हुआ था। एक पल को वो खुद भी ठिठक गया। फजर के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। उसने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। उसकी हैसल आंखों में चैलेंज के साथ साथ एक वाज़ेह हकारत भी थी। मैं जा सकती हूँ और मैं जा रही हूँ। उसके लहजे में कोई लचक न थी। सोनिया ने खुद को संभालते हुए अपनी कुर्सी पर कदरे पीछे होते हुए कहा। उनकी आवाज़ में अब वाज़ेह खतरे की घंटी थी। अगर तुमने ये हिमाकत की फजर, तो मैं तुम पर कानूनी चाराजोई करूँगी। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फजर के लबों पर वही सर्द मुस्कुराहट गहरी हो गई। अफसोस मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस महीने की तनख्वाह वसूल नहीं कर रही, जिसका सीधा सा मतलब है कि नोटिस पीरियड के कानूनी शर्त मुझ पर लागू नहीं होती। उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो रद्दो-बदल करवाई थी वो आज काम आ गई। सोनिया के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। गुस्से और बेबसी की एक लहर उनके वजूद में दौड़ गई। वो झटके से कुर्सी से उठी। तुम इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें नाम दिया, पहचान दी, ये मकाम दिया। फजर का चेहरा अब भी किसी भी जज्बे से आरी था, सिवाय एक सर्द हिसाब चुकाने का वाली बरतरी के। उसकी आवाज़ में तल्खी नहीं बल्कि एक अजीब सी मंतफी काट थी। गले लगकर गर्दन काटना और पैरों में बैठकर ज़मीन खींचना मैंने आपसे ही सीखा है। उसके अल्फाज ऑफिस की पुरतेज खामोशी में किसी जहरीले तीर की तरह पेवस्त हुए थे। उसकी हैजल आंखों में अब दुख ये पछतावे का शोभा तक नहीं था। वहाँ एक अजीब सी चमक थी, एक सर्द बेरहम इत्मीनान, जैसे कोई मलका अपने दुश्मनों के ज़ेर करने के बाद तख्त पर बरसमान हो। उसके लबों पर एक खफीफ जहर कुंद मुस्कुराहट उभरी। जब उसकी नज़र साकित खड़े शेहराम पर पड़ी, वो वाकई एक मलका मालून का रूप ढारे हुए थी, जिसकी खूबसूरती में भी एक तबाहकुन कशिश थी। सोनिया सुल्तान जो लम्हे भर को सकते में चली गई थी, अब जैसे होश में आई थी। उनका चेहरा गुस्से और बेबसी से सुर्ख हो गया था। तुम मेरा गला काटने की बात कर रही हो? तुम मेरे पैरों तले जमीन खींचोगी
उनकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी फजर। एक चैनल पर तुम्हारी हकीकत बयां करूंगी। दुनिया को बताऊंगी कि तुम असल में क्या हो और तुमने मेरे साथ लक्ष्य के साथ क्या किया। मैं तुम्हारे करियर खत्म कर दूंगी। फजर ने एक हल्का सा तकरीबन बेनियाजी से भरपूर कहका लगाया जो उस माहौल में मजीद वहशत पैदा कर गया। जरूर बताइएगा मैडम सोनिया, वो इत्मीनान से बोली। उसकी आवाज में भला का एतमाद था। और जब आप मीडिया को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाएं तो ये भी जरूर बताइएगा कि आपने किस तरह कितनी मंसूबेबंदी से मेरा एक्सीडेंट करवाया था। कमरे में जैसे बिजली कूद गई। शहराम ने एक झटके से फजर को देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सोनिया सुल्तान की आंखें खौफ से फैल गईं। फजर एक कदम आगे बढ़ी। उसके स्नीकर्स में कैद पांव फर्श पर आहिस्तगी से पड़ रहे थे, मगर उनके धमक सोनिया और शहराम के दिलों पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। ये भी बताइएगा कि आप मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी, जान से मार देना चाहती थी। उसकी आवाज में वही सर्द मेरी थी, मगर अब उसमें एक इल्जाम की काट भी शामिल हो गई थी। और सबसे अहम बात, उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, जैसे अपने अगले वार को मजीद मोहल्लिक बना रही हो। ये भी बताइएगा कि ये घिनौना खेल आपने अपने लाडले भतीजे शहराम के साथ मिलकर खेला था, बदले का खेल। हाँ शहराम सुल्तान सोनिया सुल्तान का इकलौता भतीजा था। लक्ष्य के बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ थे। उसने हकारत भरी नजर शहराम पर डाली, जो अब दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो, क्योंकि मैंने उसे ठुकराया था। फजर की आवाज में अब एक फातिहाना गूंज थी। उसके मर्दाना अना को ठेस पहुंची। और इस मामूली सी बात का बदला आप दोनों मुझसे यूं लेना चाहते थे। ये अल्फाज किसी धमाके की तरह थे। सोनिया सुल्तान और शहराम साकित व सामित खड़े थे। उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। फजर के इल्जामात ने उन्हें बेनकाब कर दिया था। वो नहीं जानती थी शहराम का लक्ष्य से कोई ताल्लुक था। वो जितना सीधा नजर आता था वैसा था नहीं। यह शायद उसे रहने नहीं दिया गया था। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें रुलाऊंगी, मैं तुम सबको बहुत रुलाऊंगी। उसके लहजे में एक मलका सी शान थी जो अपने दुश्मनों को उनके इंजाम तक पहुंचा चुकी हो। अभी तो बस शुरुआत है। सर चढ़ा अफरीत पूरी तरह हावी हो चुका था। शहराम मजीद साकित हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि फजर उसे पहचान लेगी। उसे कैसे पता चला? इसके लिए हमें मजीद पीछे जाना होगा, जब उसने नया नया लक्ष्य ज्वाइन किया था। और उस दिन वो उसी ऑफिस में अपने कॉस्ट्यूम का मॉडल सोनिया सुल्तान को दिखाने के बाद वापस अपने ऑफिस की जानिब जा रही थी। जब उसका फ़ोन बजा उठा था, वो उस वक्त भी अपने ऑफिस की जानिब ही बढ़ रही थी। जब फ़ोन फिर से बजने लगा, प्राइवेट नंबर फिर से लिखा चमक रहा था। उसने फ़ोन नहीं उठाया और जब तक उसने नहीं उठाया फ़ोन बजता रहा। करने वाला ही ढेर था। बिलाखिर उसने फ़ोन उठा ही लिया। मैंने सोचा याद दिला दूं कि ज़्यादा ऊंचा मत उड़ना। वही सर्द सी आवाज़ उभरी। कौन हो तुम? मसला क्या है तुम्हारा? उसने दबे दबे लहजे में पूछा। यहाँ वो चीख चिल्ला नहीं सकती थी। मेरा मसला तुम हो फजर मराज। बहुत गुरूर है ना तुम में। मैं तुम्हें खाक होते हुए देखना चाहता हूँ। दूसरी जानिब से बिना किसी लगी लिपटी के कहा गया। वो बेसाख्ता हंसती। अफसोस कि तुम ये हसरत लिए मर जाओगे। मरोगी तो तुम, याद रखना। फोन बंद हो गया और वो साकित सी खड़ी रह गई। गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा। उसकी हेजल आंखों में थकान ही थकान थी। पिछला पूरा हफ्ता मुसलसल काम करने की वजह से थकावट हो चुकी थी और ऊपर से ये फोन कॉल्स उसे अलग ही अजियत दे रही थी। सब ठीक है? उसे बुत बने खड़े देखकर पास से गुजरते शहराम ने रुककर पूछा। और तभी फजर की नजर उसके फोन पर पड़ी। स्क्रीन ऑन थी। उस पर वॉइस चेंजर ऐप ओपन थी। ये एक पल के लिए था। शहराम की फोन की स्क्रीन बुझ गई और वो अपनी जगह जैसे जम गई। फजर, उसने आवाज़ फिर से उभरी थी। हाँ सब ठीक है। ज़बरदस्ती मुस्कुराई और फिर अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गई। फजर, इस बार वो रुक गई। पलटकर देखा तो नफीस सा शहराम उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर नरमी थी। फजर के दिल पर हथौड़ा पड़ा। लोग वो क्यों नहीं होते जो वो खुद को दिखाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है तुम कर लोगी, वो पूरे यकीन से बोला। तो वो थकान ज़्यादा आंखों से मुस्कुरा दी। फिर बिना कुछ कहे अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गई। लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना नरम दिल और नफीस सा इंसान उसे यूँ टॉर्चर कर रहा था। मगर क्यों? फिर उसने खामोशी से अपना काम जारी रखा और अंदर के लोगों से उसे खबर मिली कि शहराम सोनिया सुल्तान का भतीजा है। उसका पूरा नाम शहराम वकार सुल्तान है। ये खबर किसी धमाके से कम ना थी। वो क्या करती? सब छोड़कर भाग जाती, लेकिन जाती कहाँ? चारों जानिब यही कुछ था। तब उसने फैसला किया कि वो यहीं रहेगी।
वो उनके गले लगकर उनका गला काटेगी, और उसने यही किया। उसने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लिया था ताकि अपनी पहचान की सीढ़ी चढ़ सके, और यूँ बर्ताव किया जैसे कुछ जानती ही नहीं। अगर ना जानती तब भी तो उसे यही रहना था, तो फिर अब क्यों भागना। और आज उसने कर दिखाया था। आज वो अपने मकसद में कामयाब ठहरी। इस वक्त लक्ष्य को छोड़ने पर जहाँ लक्ष्य को नुकसान था, वहीं उसका अपना बनता करियर दांव पर लग जाता। पर कुछ जंगें हम अपनी अना को तस्कीन देने के लिए लड़ते हैं, अपने बदले के लिए, और फजर ने यही किया था। हम बैठकर बात कर लेते हैं। बिलाखिर सोने सुल्तान की मोहतात आवाज़ गूंजी। लहजा हद दर्जा नॉर्मल रखा गया था। जो बातें होनी थी हो गई, अब अमल का वक्त है, जल्द मिलेंगे। फजर ने एक आखिरी नज़र उन दोनों के बेजान वजूद पर डाली। उसकी आंखों में फतेह की चमक थी, एक ऐसी मलका की तरह जो अपनी सल्तनत वापस छीन चुकी हो। फिर अपने गर्दन फखर से बुलंद किए वो कमरे से बाहर निकल गई। उसकी लॉन्ग कोट का दामन हवा में लहरा रहा था, और उसके कदमों की चाप में एक अजीब सी मौसीकी थी। शिकस्त खुर्दा दुश्मनों के लिए मातम, और एक नई आज़ाद जिंदगी का आगाज। दफ्तर के शीशे की दीवारों से छनती सुनहरी रोशनी अब जैसे उसके लिए एक नई रोशन मुस्तकबिल की नवेद सुना रही थी, जो मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं। जबकि पीछे अंधेरों में डूबे सोनिया और शहराम अपनी तबाही का मंजर देख रहे थे। उस शाम फजर ने सिर्फ लक्ष्य की मुलाजमत नहीं छोड़ी थी, बल्कि सोनिया सुल्तान के गुरूर और ताकत के बुत को पाश पाश करके उनके दिल पर एक ऐसा जख्म लगाया था जो शायद कभी न भर पाता। वो एक फाते मलका की तरह सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए उफ़क़ की जानिब गामज़द थी। मंजर फजर का अपार्टमेंट, लाउंज, वक्त रात का पिछला पहर, माहौल नीम तारे की खामोशी में घुली हवा की साए साए और एक मुसलसल बजते फ़ोन की झुंझलाहट। लाउंज की मध्यम रोशनी में फजर सोफे पर पालती मारे गुमसुम सी बैठी थी। उसने एक सादा सी गर्म ट्राउज़र शर्ट पहन रखी थी जो उसके मौजूदा जहनी कैफियत की अक्कासी थी। बेरंग बेरौनक रात अपने शबाब पर थी, और बाहर चलने वाली खनक तेज़ हवाएं खिड़कियों के शीशों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे कुदरत भी उसके अंदरूनी खलफिशा में शरीक हो। कॉफ़ी टेबल पर रखा उसका मोबाइल फ़ोन किसी आसिफ की तरह बार बार बज उठता था। उसकी स्क्रीन रोशन होती, चंद लम्हे जलती बुझती, फिर खामोश हो जाती, मगर ये सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। फ़ोन के बेरहम तसलसल से आती आवाज़ पर पुरसुकून खामोशी को बुरी तरह मजरू कर रही थी। पूरे सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल आ गया था। हर तरफ एक ही खबर गर्दिश कर रही थी, फजर की नाकामी, लक्ष्य की बदनामी। वो तमाम बड़ी कंपनियां और बैन अल-अक़वामी प्रोडक्शन हाउसेस जिन्होंने लक्ष्य के साथ भारी मुआवजे पे सिर्फ फजर की वजह से मुआहदे किए थे कि वो उनके मलबूसात डिज़ाइन करेगी, अब वो लक्ष्य पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। फजर की डिज़ाइन के फैसले ने लक्ष्य को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। पेरिस फैशन शो के बाद लक्ष्य ने फजर की PR पर जिस तरह काम किया था, दिनों में उसका नाम गर्दिश करने लगा था। लोग उसका चेहरा ना सही पर उसका नाम ज़रूर जानते थे। फजर मराज, ये नाम फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हर शख्स जान गया था, और अब एक एक करके तमाम मुआहदे ख़त्म होते जा रहे थे। मलका मलून की चाल कामयाब हो चुकी थी। उसके सर चढ़ा अफरियत अपना काम दिखा चुका था। लक्ष्य के कामयाब सफ़र में ये पहली और शायद सबसे बड़ी बदनामी थी जो सोनिया सुल्तान की बर्दाश्त करनी पड़ रही थी, और वो भी अपनी सबसे होनहार डिज़ाइनर की वजह से। सोनिया सुल्तान खामोश थी, अपनी सफाई में एक लफ्ज़ कहने से कासिर। वो जानती थी कि अगर वो कुछ कहे तो फजर भी चुप ना रहती, इसलिए वो चुपचाप ज़माने के ताने सुन रही थी। दूसरी तरफ एक अजीब तजाद था कि जहाँ लक्ष्य बदनामी के दाने पर था, वहीं फजर के लिए नई राहें खुलती नजर आ रही थी। कई नामवर फैशन कंपनियां, प्रोडक्शन हाउसेस और बैन अल-अक़वामी ब्रांड्स उससे राब्ता करने की दीवानावार कोशिश कर रहे थे। उसे एक से बढ़कर एक पुरकशिश पेशकश की जा रही थी, मगर फजर यूं ही साकित व जामिद बैठी थी। पिछले 1 महीने से उसने खुद को दुनिया से काट लिया था। न किसी का फ़ोन उठाया, न किसी पैगाम का जवाब दिया। वो अपने बनाए हुए हिसार में कैद थी। ये वक्त बिलाशुबा पहाड़ जैसा कठिन था, मगर ये फैसला उसका अपना था। उसकी आंखों में एक ख्वाब रोशन था, एक ऐसा ख्वाब जिसे उसे हर कीमत पर पूरा करना था। लेकिन कैसे? उसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो बेबसी से तस्वीर बनी बैठी थी, क्योंकि उसका ये ख्वाब एक बार फिर उसका नाइटमेयर बन चुका था। अचानक कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। अम्मा लाउंज में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी का तासुर था। उनके हाथों में एक बोसीदा सी पुरानी फाइल थी।
वो धीरे धीरे चलती हुई फजर के करीब आई और उनके कदमों की चाप में एक मानूसी सी आहट थी। ये लो, अम्मा की आवाज़ में एक गहरी संजीदगी थी। फजर ने चौंक कर उन्हें देखा। उसकी आंखों में सवालात का एक समंदर मौजूद था। अम्मा ने झुककर वो फाइल उसके सामने मेज पर रख दी। ये क्या है अम्मा? फजर की आवाज़ बमुश्किल निकली। अम्मा ने कुछ कहे बगैर फाइल को उसकी तरफ सरका दिया। फजर ने कांपते हाथों से फाइल उठाई। उसके सरवर्क पर गिर्द की हल्की सी तह जमी हुई थी। जैसे ही उसने फाइल खोली और चंद बोसीदा वर्क उल्टे, उसकी आंखें पहले हैरत से फैली, फिर नाकाबिल यकीन हद तक चौड़ी हो गई। उसका दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। ये लाहौर के सबसे कीमती कमर्शियल इलाके में कई कनाल अराजी के कागजात थे और वो सब उसके फजर के नाम पर थे। उसकी उंगलियां कागज पर फिसल रही थी। हर लफ्ज, हर मोहर, हर दस्तखत उसके नाम की गवाही दे रहा था। वो साकित रह गई, सांसें जैसे सीने में अटक गई। उसने बेयकीनी के आलम में अम्मा को देखा, जिनके चेहरे पर सरतासुर था। अम्मा, ये सब? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। उसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा के इस जंजीर नुमा पुराने संदूक में से ऐसा कोई खजाना बरामद हो सकता है। ये करोड़ की मालियत की बेबहाज ज़मीन थी। ये तुम्हारी अमानत है, रख लो। वो बस इतना ही कह पाई। जबकि फजर अभी तक सदमे में थी। उनके पास ये ज़मीन थी, इतनी महंगी ज़मीन, और अम्मा अब्बा ने सारी उम्र उसे तरसा तरसा कर रखा। उसे गुर्बत की ज़िंदगी दी, गले में फंदा लग गया था। आपने उसे सारी उम्र छुपा कर रखा, ऐसा क्यों किया? वो अभी तक उन कागजात पर नजरें जमाए बैठी थी। अम्मा ने गहरी सांस दी। वक्त के साथ तुम्हें सब समझ जाओगी। वो वापस पलट गई। आहिस्ता आहिस्ता उनके कदम दूर होते गए और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। अम्मा ने यकीनन उसे फ़ोन पर कहते सुना होगा कि वो अब नौकरी नहीं करेगी, वो अपनी पहचान बनाएगी। मगर कैसे? वो खाका बना रही थी कि कम सरमाए में कहाँ से शुरुआत कर सकती थी, पर शायद अम्मा को उस पर तरस आ ही गया था। फजर वहीं सोफे पर बैठी रही। बाहर हवा का शोर अब भी वैसा ही था। फ़ोन अब भी बज रहा था, मगर अब उसके लिए वो आवाज़ का मफहूम बदल चुका था। उसके सामने एक नया आसमान था, एक नई परवाज़ थी। उसके ख्वाब के ताबीर मिलने का रास्ता रोशन हो चुका था। उसके लबों पर एक लर्जती हुई मुस्कुराहट उभरी और आंखों में एक नई नाकाबिले शिकस्त चमक पैदा हुई। उसने गर्दन उठा ली, कमर सीधी की। सर चढ़े अफरियत ने उसे फिर से उठने पर मजबूर कर दिया था। 2 दिन गुजर चुके थे। अम्मा की दी हुई वो फाइल अब फजर के लिए सिर्फ कागज का पलंदा नहीं थी, बल्कि उसके ख्वाबों की ताबीर की कुंजी थी। ये 2 दिन उसने पलक छुपाए बगैर दिन को रात और रात को दिन में बदल कर तहकीक, मंसूबे बंदी और अपने ब्रांड की खदोखाल तराशने में सर्फ किए थे। लाउंज की मेज पर अब भी वो फाइल मौजूद थी, मगर उसके साथ साथ कई नोटपैड, खाके और हिसाब किताब के कागजात बिखरे पड़े थे। फजर खुद एक कुर्सी पर बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर आंखों में एक नई पुख्ता चमक थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नरगिसी आदमी का नाम चमक रहा था। उसका यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो, एक अच्छा दोस्त और हमदर्द, मगर दुनिया की ऊंच नीच से कतरे नाबुलंद। फजर ने एक गहरी सांस ली और कॉल वसूल की। हेलो नरगिसी आदमी, कैसे हो? फजर की आवाज़ में एक ठहराव था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने लक्ष्य छोड़ दिया? आर यू सीरियस? सफदर की आवाज़ में हैरत और तशवीश का इम्तिजाज था। सब लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या? सोने सुल्तान से कोई झगड़ा? फजर हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस अब वक्त आ गया था कि मैं कुछ अपना करूं। अपना? अपना क्या मतलब? कोई और बड़ा ब्रांड ज्वाइन कर रही हो? कौन सा? मुझे भी बताओ। सफदर की आवाज़ में तजस्सुस था। नहीं, फजर ने अपने सामने मेज पर रखी फाइल पर एक नज़र डाली। मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी छा गई और फिर सफदर का कहका बुलंद हुआ, एक ऐसा कहका जिसमें मजाक का अंसर नुमाया था। अपना ब्रांड? तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना बड़ा कदम है? ब्रांड खोलना बच्चों का खेल नहीं है। वो जानता था फजर ऐसा मजाक नहीं करती, लेकिन फिर भी ये कोई छोटा कदम नहीं था। अलबत्ता छोटे कदम से शुरुआत की जा सकती थी। फजर संजीदा रही। उसके चेहरे पर कोई नागवारी नहीं थी, बस एक अटल सुकून था। मैं जानती हूँ सफदर, ये आसान नहीं है। सफदर का हंसने का सिलसिला जारी था। आसान नहीं है? अरे पागल, तुम्हें पता है कितना सरमाया लगता है एक फैशन ब्रांड खड़ा करने में? करोड़ों की बात है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? कैसे करोगी ये सब?
कौन तुम्हारा साथ देगा इस पागलपन में? सोनिया सुल्तान जैसी बैंकिंग तो अब तुम्हारे पास नहीं रही। फजल ने लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने बिजनेस प्लान का एक खाका देखा। तुम मेरा साथ दोगे? सफदर एकदम खामोश हो गया था। उसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। मैं कैसे? उसकी आवाज़ में अब हंसी की जगह बौखलाहट ने ले ली थी। तुम जानती हो मेरे हालात। डैड मुझे पॉकेट मनी तो दे सकते हैं, पूरा ब्रांड खोलने के लिए सरमाया कारी नहीं करेंगे। उन्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं कि मैं कोई बिजनेस संभाल सकूं। वो तो चाहते हैं मैं कहीं अच्छी सी नौकरी करूं, तजुर्बा लूं, जैसे तुम कर रही हो। उसने आखिरी जुमला अधूरा छोड़ दिया। और मेरे बारे में उनका क्या ख्याल है? फजल की आवाज़ कदर ठंडी और बराह रास्त थी। दूसरी जानिब एक तवील खामोशी छा गई। सफदर शायद अल्फाज तलाश कर रहा था। फजल की नज़रें सामने मेज पर रखी उस फाइल पर जमी थी जिसके अंदर उसकी खुद मुख्तारी का परवाना था। पिछले 2 दिन उसने न सिर्फ दिन रात तहकीक और मेहनत करके अपने ब्रांड का पूरा बिजनेस प्लान तैयार किया था, बल्कि कानूनी पहलू और मालियाती तखमीनियों पर भी गौर किया था। बोलो सफदर, फजल ने खामोशी को तोड़ा। तुम्हारे डैड मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सोचो, अगर मैं उन्हें एक ठोस मंसूबा दिखाऊं तो क्या वो तुम्हें पूरा नहीं तो आधा सरमाया तो दे सकते हैं? बाकी मैं देख लूंगी। हमें उनके ताल्लुकात और मार्केट में उनके नाम की जरूरत पड़ेगी। आखिर अपने बेटे के बिजनेस को प्रमोट तो करेंगे ना वो। तुम्हारे डैड का नाम हमारे साथ होगा तो बहुत से दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। सफदर ने एक गहरी सांस ली। फजल, ये आसान नहीं है, तुम समझ नहीं रही। डैड बहुत आसान काम मैं करती भी नहीं हूँ। सफदर, फजल ने उसकी बात काटी। लहजे वही अटल फैसला था। तुम अच्छी तरह सोच लो, जब तुम्हें समझ आ जाए कि ये सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी ख्वाब हो सकता है तो मुझे बता देना, मैं इंतजार करूंगी। दूसरी जानिब फिर से खामोशी छा गई। ठीक है, अभी तो डैड के गेस्ट आए हुए हैं। आज रईस ग्रुप इनवाइटेड हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। उसके अकब में शोर उभरा तो उसने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि फजल ने गहरी सांस ली। रईस ग्रुप के नाम पर रईस का शानदार सरवापा आंखों के सामने घुमा। सफदर के डैड का रियल एस्टेट का बिजनेस था और रईस ग्रुप का वहाँ होना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वो सर झटक कर अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जह हो गई। उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, एक फातिहाना मुस्कुराहट। वो जानती थी कि रास्ता मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, वो ये कर लेगी। लाहौर का सबसे पॉश और फैशन इंडस्ट्री का मरकज़ गुलबर्ग का वो हिस्सा जहाँ मारूफ डिज़ाइनर स्टूडियोज़ और हाई एंड बुटीक कतार दर कतार मौजूद थे। फजर की गाड़ी एक इमारत के सामने जाकर रुकी। इमारत का नाम मनार था। गेट खोल दिया गया और उस गाड़ी को अंदर दाखिल हो गई। गाड़ी पार्क करने के बाद वो बाहर निकली और गर्दन पीछे गिराकर एक नज़र उस आलीशान इमारत को देखा। मनार की 4 मंजिला इमारत एक ऐसी तामीराती शाहकार थी जो दूर से ही अपने जानी मुतवाज़ा कर लेती थी, मगर उसकी शान और शौकत में दिखावा नहीं बल्कि एक ठहराव और एतमाद था। उस इमारत का बुनियादी रंग हल्का खाकस्तरी था जो लाहौर की धूप में नरम और ठंडा तासुर दे रहा था। इमारत की दीवारों पर कहीं कहीं कुदरती पत्थर, ट्रावर्टाइन और सैंड स्टोन की क्लीडरिंग इस्तेमाल की गई थी, खास तौर पर दाखिली रास्ते की इर्द गिर्द और पहली मंजिल के कुछ हिस्सों पर। यह इमारत को एक नामियाती और पूरी यमीम एहसास बख्श रही थी। गहरी कांसी का इस्तेमाल खिड़कियों के फ्रेमों, रेलिंग्स और लोगों के लिए किया गया था जो हल्के बुनियादी रंग के साथ एक खूबसूरत तजाद पैदा कर रहा था। इमारत का डिज़ाइन जदीद और कम से कम मिनिमलिस्ट था, जिसमें साफ सुथरी लकीरें और जियोमेट्रिकल अशकाल नुमाया थे। निचली मंजिल ज़्यादा ठोस और महफूज दिखाई दे रही थी। दाखिली दरवाज़ा बड़ा और मुतासिर कुन था जो शायद पॉलिश शुदा लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर मनार का लोगो धुंधली रोशनी में चमक रहा था। उस मंजिल पर उसका इस्तकबालिया इंतज़ामी दफ्तर और कुछ वर्कशॉप्स थी जहां कपड़े की कटाई या इब्तदाई नमूने तैयार होते थे। यहां बड़ी खिड़कियां हो सकती थी जो फ्रॉस्टेड ग्लास और स्टेज तौर पर लगाए गए पौधों से ढकी थी ताकि प्राइवेसी बरकरार रहे। पहली मंजिल पर स्टूडियो और तकनीकी नमूने के दफ्तर नुमाया थे। उस मंजिल पर बड़ी ग्लास वॉल्स का इस्तेमाल किया गया था जो फर्श से छत तक फैली थी।
یہ صرف اندر کام کرنے والے ڈیزائنرز کو قدرتی روشنی فراہم کرتی تھی، بلکہ باہر سے دیکھنے پر عمارت کو ایک جدید اور شفاف تاثر بھی دیتی تھی۔ ان شیشوں پر UV پروٹیکشن تھی تاکہ باہر سے براہ راست اندر کا منظر واضح نہ ہو مگر روشنی پوری آئے۔ دوسری منزل پر ایگزیکٹیو دفتر تھا، کانفرنس رومز اور ایک چھوٹا نجی شو روم اور پریزنٹیشن ایریا تھا جہاں خصوصی کلائنٹس اور میڈیا کے لیے نئے کلیکشنز کی نمائش کی جاتی تھی۔ اس منزل پر بھی بڑی کھڑکیاں تھیں لیکن گلاس والز کی بجائے زیادہ اسٹریچڈ انداز میں جو باہر کے نظاروں کو فریم کرتی تھی۔ کچھ حصوں میں بالکنیاں اور ٹیرس بھی تھے جن پر نشست کا اہتمام بھی تھا۔ منار کا لوگو نہایت سادہ، خوبصورت اور یاد رہ جانے والا تھا۔ یہ ایک تزریری نشان جو M حرف کو ایک منار اور روشنی کی کرن کی شکل میں پیش کر رہا تھا۔ لوگو کا رنگ عموماً گہرا کانسی تھا جو عمارت پر چمک رہا تھا۔ لوگو عمارت کے داخلی دروازے کے اوپر نمایاں طور پر نصب تھا اور دوسری منزل کی بڑی دیوار پر بھی، جہاں سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ رات کے وقت اس لوگو کو نرم پس پردہ روشنی بلیک لائٹ سے روشن کیا جاتا تھا۔ عمارت کے اطراف میں کم اونچائی والے سدا بہار پودے اور چند منتخب درخت تھے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ داخلی طرف جانے والا راستہ صاف ستھرا اور وسیع تھا جہاں سے شاید ہلکے رنگ کی ٹائلز استعمال کی گئی تھی۔ منار کی عمارت لاہور کے فیشن منظر نامے پر ایک پروقار، جدید اور تخلیقی مرکز کے طور پر اپنی شناخت کرواتی تھی۔ یہ عمارت محض اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں تھی بلکہ خود ایک آرٹ کا نمونہ تھی جو اندر تخلیق ہونے والے فن کا بیرونی عکس پیش کرتی تھی۔ اس کی وجہ قطعی میں نفاست، جدت اور ایک گہری سوچ جھلکتی تھی جو منار برانڈ کے فلسفے، اعلیٰ معیار، بے مثال ڈیزائن اور لازوال خوبصورتی کی عکاسی کرتی تھی۔ فضر نے ہمیشہ کی طرح منار کی اس عمارت کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور پھر مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر اس کی وہ دنیا تھی جو اس نے پچھلے تقریباً 2.5 سالوں میں کھڑی کی تھی، اس کی انتھک کوشش اور محنت کا نتیجہ تھی۔ یہ عمارت صرف اسی کی ہی نہیں، صفدر کی بھی تھی۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا کہ اس نے یہ عمارت کیسے کھڑی کی تھی۔ فضل کا خواب آنکھوں میں چمک رہا تھا، ایک ایسا برانڈ جو پاکستان کے بھرپور ٹیکسٹائل ورثے کو جدید ڈیزائن اور کہانی سنانے کی صلاحیت کے ساتھ جوڑے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا لیکن اس کے پاس ویژن تھا۔ منار کو صرف کپڑوں کا نام نہیں بلکہ فن، معیار اور انفرادیت کی علامات بنانا۔ وہ فیشن میں اپنا نام کمانے کے ساتھ ساتھ پاکستانی سنیما اور ٹیلی ویژنز کو ایسے کاسٹیومز دینا چاہتی تھی جو کرداروں کو زندہ کر دیں۔ اس نے منار کا پورا منصوبہ صفدر اور اس کے باپ کے سامنے رکھا۔ مسٹر حسین جانتے تھے کہ وہ لڑکی ضرور کچھ نہ کچھ کر لے گی اور پھر انہوں نے منظوری دے دی اور یوں منار کا آغاز ہوا۔ وہ زمین جو اس کے نام تھی اس پر منار کی بنیاد رکھی گئی تھی اور تب انہوں نے لاہور کے ایک درمیانے درجے کے کمرشل ایریا میں ایک چھوٹا سے آفس میں منار کی سلطنت کا آغاز کیا۔ یہ جگہ بیک وقت ہیڈ آفس، ڈیزائن اسٹوڈیو اور ورک شاپ کے طور پر کام کرنے لگی تھی۔ یہاں نہ کوئی فینسی فرنیچر تھا اور نہ بہت بڑا عملہ، صرف فضل اور صفدر، ایک پرجوش گرافک ڈیزائنر جس نے برانڈ کی بصری شناخت پر کام شروع کیا، اور سب سے اہم ایک بزرگ اور نہایت قابل ماسٹر کٹر جو فضل کے خاکوں کو حقیقت میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سب سے چیلنج ایک قابل اعتماد ٹیکسٹائل وینڈر کی تلاش تھی جو ایک نئے برانڈ کے چھوٹے آرڈرز پر بھی توجہ دے اور فضل کے مخصوص ڈیزائن کے مطابق کپڑا تیار کر سکے۔ لاہور اور فیصل آباد کے کئی چکر لگے، فیکٹری مالکان سے ملاقاتیں کی جنہوں نے اکثر بڑے آرڈرز ہونے کے وجہ سے ہچکچاہٹ دکھائی، کبھی بہت زیادہ قیمت طلب کی۔ مسٹر حسین ان کے پیچھے کھڑے ضرور تھے لیکن انہوں نے صفدر اور فضل کو اکیلے کام کرنے دیا تاکہ وہ خود جوخم اٹھا سکیں۔ مہینوں کی تلاشی اور مایوسی کے بعد انہوں نے آخرکار ایک ٹیکسٹائل یونٹ ملا جو نسبتاً نیا تھا اور نئے آئیڈیاز کو لیے تیار تھا۔ یہ منار کا پہلا وینڈر بنا۔ وینڈر کے ساتھ ابتدائی معاہدہ طے پانا ہی ایک بڑی کامیابی تھی۔
अब खाम माल की फराहमी का एक जरिया मौजूद था। साथ ही साथ फजल ने अपनी इंडस्ट्री के राब्ते फाइल किए। वो नौजवान फिल्म साजों और ड्रामा प्रोड्यूसर से मिली जो उससे खुद राब्ता कर रहे थे। उन्हें अपने विज़न और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के महारत के बारे में बताया। इब्तिदा में उन्हें छोटे प्रोजेक्ट्स मिले। एक म्यूज़िक वीडियो के लिए कॉस्ट्यूम, ये कम बजट के लिहाज में महदूद थे मगर उनके पोर्टफोलियो और नाम बनाने के लिए ज़रूरी थे। पहले 7 सितंबर में मनार का पहला रेडी टू वियर कलेक्शन लॉन्च किया गया। ये एक छोटा कैप्सूल कलेक्शन था जिसमें सिर्फ चंद डिज़ाइन शामिल थे। इन्होंने बुनियादी तौर पर एक ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए फ़रोख्त किया था। इसी दौरान इन्होंने एक निस्बतन बड़े टीवी ड्रामे के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का मौका मिला था। ये काम एक साथ चल पड़ा था। फजल दिन रात मेहनत कर रही थी, कभी वेंडर के साथ कपड़े के मेयार पर बहस करते हुए, कभी मास्टर कटर के साथ फिटिंग्स देखते हुए और कभी ड्रामे के सेट पर कॉस्ट्यूम को हतमी शक्ल देते हुए। वो मनार को लेकर जुनूनी थी। वो दिन रात पागलों की तरह काम करती। साल के आखिर तक मनार ने इब्तदाई तौर पर मार्केट में कदम जमा लिया था। उनके रेडी टू वियर को उनके मुनफरिद डिज़ाइन और कपड़े के मयार की वजह से पहचाना जाने लगा था और ड्रामा इंडस्ट्री में भी उनके काम को सराहा जा रहा था। टीम थोड़ी बढ़ गई थी। अब चंद और कारीगर शामिल किए थे और एक असिस्टेंट जो सोशल मीडिया और कस्टमर इंक्वायरी संभालता था। वो छोटा दफ्तर ही उन सब का मरकज़ था। दूसरे साल उनका कदम मज़ीद मजबूत हुआ। पहले साल की मेहनत रंग ला रही थी। मनार को दूसरे टीवी ड्रामे और एक फीचर फिल्म में एक अहम किरदार के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। ये माली और ब्रांड पहचान के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम था। फिल्मी दुनिया की ज़रूरियात रेडी टू वियर से बहुत मुख्तलिफ थी। यह तफसील, तहकीक और वक्त पर काम की फराहमी सबसे अहम थी। फजल ने कॉस्ट्यूम डिवीज़न के लिए एक छोटा सा मखसूस अमला रखा था जो सिर्फ उस काम पर फोकस करता था। रेडी टू वियर के महाज पर मनार ने अपने दूसरे और तीसरे कलेक्शन लॉन्च किए। पहले कलेक्शन से मिलने वाले फीडबैक की बुनियाद पर डिज़ाइन और फिटिंग्स को बेहतर बनाया गया। उन्होंने अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को मजबूत किया और चंद मल्टी ब्रांड स्टूडियोज़ पर अपना माल रखना शुरू किया। मनार की इमारत मुकम्मल हुई तो उनका ब्रांड का बाकायदा आगाज़ हुआ। ये मेन ऑफिस और डिज़ाइन स्टूडियो कहलाता था। यहीं तमाम अहम फैसले होते थे, नए डिज़ाइंस बनते थे और वेंडर के साथ राब्ते का इंतज़ाम होता था। फजल का ज़्यादातर वक्त यहीं गुजरता था। ये मनार हेड ऑफिस था। अगरचे उनकी अपनी फैक्ट्री नहीं थी लेकिन वेंडर से कपड़े की वसूली, उसको उल्टी चेकिंग और फिर उसे वर्कशॉप तक पहुंचाने का काम एक मुनज़्ज़म तरीके से होने लगा था। वेंडर के साथ हफ्तावार या 15 रोज़ मीटिंग्स मामूल बन गई थी। हाशमी टेक्सटाइल के मिस्टर हाशमी उनके साथ ताउन कर रहे थे। सिलाई और तैयार करने का काम अब भी मास्टर कटर और कारीगर की टीम कर रही थी जो अब तादाद में कुछ ज़्यादा थे। दूसरे साल की वस्त तक मनार के रेडी टू वियर की डिमांड बढ़ रही थी और उनकी फिल्मी कॉस्ट्यूम्स को भी इंडस्ट्री में सराहा जाने लगा था। उन्हें बड़े फैशन मैगजीन्स में जगह मिलना शुरू हो गई थी। उनका नाम मनार के तौर पर पहचाना जाने लगा था। साल के आखिर तक यानी सिर्फ 2 साल की मुद्दत में फजल ने मनार को एक ख्वाब से एक फाल और काबिल जिक्र ब्रांड में तब्दील कर दिया था। उनके पास एक वाज़ेह ब्रांड शनाख्त थी, एक काबिल एतमाद अगरचे अभी भी वाहिद या बुनियादी वेंडर के साथ पैदवारी ताल्लुकात कायम हो चुका था। उनके पास रेडी टू वियर की किए कई कामयाब कलेक्शंस थे। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में बतौर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एक मजबूत कदम जमा लिया था। उनके पास एक छोटी मगर बासलाहियत और मेहनती टीम थी। उनके ऑपरेशंस, डिज़ाइन, वेंडर को ऑर्डिनेशंस, प्रोडक्शन एक छोटे पैमाने पर ही सही मगर मुंज़िम हो चुके थे। उन्होंने ऑनलाइन और कुछ आउटलेट की मौजूदगी कायम कर ली थी। 2 साल में मनार खड़ा हो गया था। ये अभी बड़ा ब्रांड नहीं था। इसके अपने आउटलेट्स गिने चुने और वेंडर पर इन्हिसार एक मुसलसल चैलेंज था, लेकिन उसने साबित कर दिया था कि वो मार्केट में जिंदा रह सकता है और तरक्की कर सकता है। फजल ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया था
और सफदर ने पूरी मदद की थी। एक ऐसी मार्केट में जहां बड़े नाम पहले से मौजूद थे, उन्होंने सिर्फ 26 महीनों में अपने ब्रांड को एक पहचान दी। ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये तो बस आगाज़ था। मनार अब अगली मंजिलों के समेटने के लिए तैयार खड़ा था, क्योंकि पिछले 4 महीनों में मनार की पूरी इमारत मुलाजमों से भर गई थी। उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, कामयाबिया डिज़ाइनर्स वहाँ मौजूद थे, कस्टमर ऑपरेशन की पूरी टीम मौजूद थी। 2.5 साल के इस अरसे में उन्होंने अपनी सल्तनत खड़ी कर ली थी और अब राज करने का वक्त हुआ चाहता था। तो चलते हैं हाल की जानिब, जहां फजर मनार में राज करती थी। इंटरव्यू का वेटिंग एरिया एक उदास खामोशी ओढ़े हुए था। कुर्सियों पर बैठी तकरीबन 15-20 लड़कियों के चेहरों पर घंटों के इंतजार की थकन, बेचैनी और एक मोहम सी उम्मीद का इम्तिजाज था। फाइलें हाथों में थामे हर कोई अपनी बारी का मुंतजिर था। उनकी आंखों में नौकरी का हौसूल महज एक करियर का आगाज नहीं था, यह खानदान की बका, छोटे बहन भाइयों की फैसों, बूढ़े वालिदैन के इलाज और सर पर लटकी जिम्मेदारियों से निजात की एक किरण थी। अचानक HR सारा दरवाजे पर नमूदार हुई। उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, बस एक रूटीन की बेहिसी थी। उसने एक नजर सब पर डाली और बगैर किसी तमहीद के चंद अल्फाज कहे जो हॉल में बिजली बनकर गिरे थे। आप सब जा सकती हैं, फिलहाल किसी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। हॉल में जैसे एक लम्हे को वक्त थम गया, फिर अचानक एक आसमाती इस्तेजाज की लहर दौड़ गई। बैठी हुई लड़कियां तकरीबन उछल पड़ी। 2 घंटे यूं ही जाया हो गए, धक्के खाकर यहाँ तक पहुँचना और जवाब में सिर्फ ये 2 जुमले, क्या मतलब जा सकती हो? एक लड़की जो अब तक बिल्कुल खामोश बैठी थी बिपर कर बोली, हम पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं। 2 घंटे हमारा वक्त नहीं है क्या? दूसरी लड़की उससे भी एक कदम आगे थी। उसकी आवाज में सीधी सीधी चोट थी। बिना बताए कि सिलेक्शन करनी भी है या नहीं, बुला लिया, ये मजाक है। हम किराया लगाकर सब काम छोड़कर यहाँ आए हैं। शोर बढ़ता गया, मायूसी गुस्से में बदल रही थी, बातों में तेज आ गई। ऐसे ही लोगों को जलील करते हैं ये लोग, टाइम पास चल रहा है यहाँ। इसी हंगामे में इंटरव्यू रूम का दरवाजा खुला और फजर नमूदार हुई। आज फाइनल इंटरव्यूज थे। ये जितनी लड़कियां हॉल में बैठी थी सब पहला इंटरव्यू पास कर चुकी थी। HR सारा पिछले 2 साल से मनार में काम कर रही थी, मगर अब उसकी शादी थी, उसे जाना था और जाने से पहले उसकी सीट फिल करना लाजमी था। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज कड़कदार, जबकि चेहरा मुकम्मल तौर पर सपाट था। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, बस एक गहरी परखती हुई सर्द मेरी। वो चंद कदम आगे बढ़ी और उसकी नजरें मजम्मे पे जम गईं। शोर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगा, लेकिन चेहरे पर नाराजगी बरकरार रही। हाँ, यही मैडम थी जिसने उनका इंटरव्यू लिया था। वो उन्हें कैसे रिजेक्ट कर सकती हैं? आखिर है कौन वो? हमें रिजेक्ट कर दिया गया है बिना किसी वजह के। हमें बिला वजह 2 घंटे इंतजार करवाया गया। क्यों? एक लड़की आगे बढ़ते बोली। फजर ने एक भवें उचकाई। और आप क्या तवक्को कर रही थी? क्या यहाँ आते ही आपको नौकरी मिल जाएगी? 2 घंटे का इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे? जब सैलरी लेट होने पर मुलाजिम आपका सर फाड़ने आ जाएंगे, तब कैसे हैंडल करेंगी आप? उसका लहजा इतना काटदार था कि हॉल में खड़ी लड़कियों पर पानी भर गया था। उनके सामने ही सादा सी लेकिन पुरवक्कार फजर मराज पूरी आबोताब से चमक रही थी। कम से कम वजह तो बताई जाए, दूसरी लड़की बोली। हमारी काबिलियत, हमारा तजुर्बा, कुछ तो देखा जाता। फजर ने एक गहरी सांस ली, जैसे ये बहस उसके वक्त जाया हो। उसकी आवाज में अब एक जहर घुलने लगा। वजह? मुझे ऐसी HR चाहिए जो अपनी पहचान बनाना चाहती हो, ना कि जो यहाँ आकर अपनी ज़रूरतों का रोना रोए और कहे उसे नौकरी की ज़रूरत है। ये जुमला सुनकर जैसे किसी ने जल्दी पर तेल छिड़क दिया हो। और एक लड़की जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था तड़प कर बोली, आपको पता भी है मिडिल क्लास लड़कियों की जिंदगी कैसी होती है? उनकी पहचान की कोई कहानी नहीं होती, उनकी ज़रूरतें होती हैं, उन्हें अपने घर वालों के लिए कमाना पड़ता है। हमारी कहानी नौकरी से शुरू नहीं होती, हमारी कहानी तो घर के चूल्हे और फाकों के डर से शुरू होती है। फजर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका लहजा अब भी सर्द था, लेकिन अल्फाज में एक तीखापन आ गया था। तो जो जरूरत के मारे हैं वो यही रोते हैं। मुझे रोना सुनने के लिए लोग नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो अपनी शनाख्त खुद बनाए। एक और लड़की जिसका चेहरा गुस्से से तमतमा आ रहा था आगे आई। शनाख्त? कैसे बनाए शनाख्त? सुबह 8 घंटे की नौकरी, वापसी पर घर का काम, पहचान कैसे बनाए हम? जिस दिन तनख्वाह आती है आधी से
सौदा सेल्फ लेकर जाते हैं, आदि से दवाइयाँ। वो तकरीबन चीखी थी। पहचान बनाने के लिए वक्त चाहिए, पैसा चाहिए, जहनी सुकून चाहिए। वो कहाँ से लाए हम? जैसे तनख्वाह से पेट पालना मुश्किल हो रहा है, उससे पहचान खरीदें। फजल ने उस लड़की की आंखों में देखा। उसकी नजरें जैसे रूह के अंदर उतर रही थी। उसका लहजा अब भी वैसा ही सर्द, मगर उसमें एक ऐसी काट थी जो कमरे की हर चीज को चीरती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जब सौदा सेल्फ का थैला लो तब एक बैग अपने लिए लो, जब माँ बाप की दवाइयाँ लो तो एक कैल्शियम की डिब्बी अपने लिए उठाओ। अपने माँ बाप को याद रखो, मगर अपनी जात के मरकज को मत छोड़ो। लड़कियों के चेहरे पर सफेद पड़ने लगे थे। ये उनकी रोजमर्रा की कड़वी हकीकत थी जो इतनी बेरहमी से बयान की जा रही थी। उसके अल्फाज नश्तर की तरह चुभे थे। खामोशी का एक लम्हा आया जिसे एक और लड़की ने तोड़ा। कैसे खुद का ख्याल रखें? हम पैसे जोड़ते हैं क्योंकि हमें खौफ है कि कल को माँ बाप मर गए तो कफन कौन पहनाएगा। फजर के चेहरे पर एक लम्हे को एक गहरी पुरइसरार मुस्कुराहट आई जो फौरन गायब हो गई। उसकी अगली बात सुनकर सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। उसका लहजा अब फातिहाना था। उसके दोनों बाजू सीने पर बंधते थे। तो फिर सुनो, जब एक कफन खरीदो तो एक चादर अपने लिए भी खरीदो, क्योंकि तुम अपने लिए कफन नहीं खरीद सकती। तुम जिंदा हो और जब तक जिंदा हो अपनी चादर, अपना मान खुद खरीदना सीखो। कोई तुम्हें ढांपने नहीं आएगा। उसके आखिरी अल्फाज हॉल में देर तक गूंजे रहे थे। फजर के चेहरे पर वही सर्द पथराई हुई बेहिसी थी। लड़कियों के चेहरों पर से सारा रंग उड़ चुका था। गुस्सा, मायूसी, दर्द, सब कुछ जमकर रह गया था। हॉल में अब मुकम्मल खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो हर हजार चीखों से ज्यादा बुलंद थी। ये खामोशी सिर्फ इंटरव्यू के इख्तिताम की नहीं थी, ये उनकी मजबूरियों, उनकी ख्वाबों की मौत और माशरे की इस तल्ख हकीकत के सामने सरिंगो होने की खामोशी थी जो कह रही थी, क्या तुम्हारी ज़रूरतें तुम्हारी पहचान नहीं बन सकती? तुमको खुद को उस दलदल से निकालना होगा, ख्वाह इसकी कीमत कुछ भी हो। फजल उनके सामने एक देवकामित सर्द हकीकत बनकर खड़ी थी जिसकी अल्फाज कानों में सीसा उंडेल रहे थे और दिलों में एक न बुझने वाली आग लगा रहे थे। आप लोग ज़रूरत की बात करते हैं। हाँ, ज़रूरत एक हकीकत है। पेट पालना, घर चलाना ये ज़रूरी है, लेकिन क्या ज़िंदगी सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने का नाम है? उसने सवाल पूछा, लेकिन जवाब की मुंतज़िर नहीं थी। क्या इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि बस कमाए और खाए, बिल भरे और सो जाए? उसकी नज़रें एक एक लड़की पर ठहर रही थी। मुझे ऐसे चेहरे नहीं चाहिए जिन पर सिर्फ मजबूरी लिखी हो। मुझे वो आंखें चाहिए जिन पर चमक हो, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की। वो चंद कदम चली, वेटिंग एरिया में एक चक्कर लगाया जैसे किसी कमरा अदालत में जज शाहिद का जायजा ले रहा हो। नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होती। मेरे लिए और यहाँ इस अदारे के लिए ये एक मौका है खुद को साबित करने का, अपनी सलाहियतों को निखारने का। एक सीढ़ी जिस पर चढ़कर आप वहाँ पहुँच सकती हैं जहाँ सिर्फ आपकी मेहनत और आपका हुनर आपकी पहचान बने, ना कि आपकी खानदानी पशे मंजर या आपके बाप की हैसियत। उसने अपनी बात जारी रखी। उसका लहजा अब एक उस्ताद जैसा था जो तल्ख सबक दे रहा था। जो लड़की सिर्फ पैसे के लिए नौकरी करेगी वो कभी दिल से काम नहीं करेगी। वो सिर्फ घंटे पूरे करेगी, मसाइल आएंगे तो हिम्मत हार जाएगी। उसे थोड़ा और मुश्किल काम दो तो भाग जाएगी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ महीने के आखिर में आने वाली पर्ची है। उसके लिए काम सिर्फ एक बोझ है। वो लड़कियों के सामने आकर रुकी। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो काम को बोझ नहीं, चैलेंज समझे, जो सिर्फ तनख्वाह का आदत ना देखे बल्कि ये देखे कि वो आज क्या सीख कर जा रही है। जो यहाँ से निकले तो उसके पास सिर्फ सैलरी अकाउंट में इजाफा ना हो, बल्कि उसकी सीवी में एक मजबूत हवाला शामिल हो। उसने एक बार फिर उन सब के जायजा लिया। जब आप सिर्फ अपनी ज़रूरतें लेकर किसी दरवाजे पर जाती हैं ना, तो आप कमज़ोर नज़र आती हैं। आपकी हैसियत एक भिखारी जैसी हो जाती है। हाँ, आप कितनी ही पढ़ी लिखी हो, आपको पता नहीं होता कि सामने वाला आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है। उसकी आवाज़ अब ज़्यादा सर्द और पुरअज़्म थी। लेकिन जब आप ये सोच कर जाती हैं कि इस सीट को मेरी ज़रूरत है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आपकी आंखों में इल्तिजा नहीं, एतमाद होता है। आप नौकरी मांगती नहीं, अपनी जगह बनाती हैं। मैं उन्हीं लड़कियों को तलाश में हूँ, उसने हतमी अंदाज में कहा। वो जिनके लिए नौकरी सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक
प्लेट फॉर्म है अपनी ज़ात को मनवाने का। वो जो मिडिल क्लास की मुश्किलात में फंस कर हिम्मत हारने की बजाय उन मुश्किलात को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने का हौसला रखती हो, वो जो कल को अपना नाम खुद बनाना चाहती है। फजर एक लम्हे के लिए रुकी, जैसे इस बात का असर देखने के लिए। अब जाओ और जाकर खुद को तैयार करो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तब आ जाना, मनार के दरवाजे खुले हैं। उसने एक सरसरी सी नज़र सब पर डाली और पलट गई। वहाँ मौजूद लड़कियों के अलावा वो सब मुलाजिम जो बुत बनकर उसकी बातें सुन रहे थे, उन सब में जान पड़ चुकी थी। वो सब अपने अपने रास्ते हुए। आप कौन हैं? एक तजस्सुस भरी आवाज़ उभरी। वो रुक गई, पलटकर उन्हें देखा। वहाँ खड़ी शायद ही कोई लड़की मनार के बारे में पूरी तहकीक करके आई होगी, शायद ही कोई उसे पहचानती होगी, वरना वो सब अपनी मजबूरी लिए वहाँ आई थी। मैं फजर मराज हूँ और मैं यहाँ राज करती हूँ। आवाज़ उभरी और गूंज गई। दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। हॉल पर साया सख्ता टूट गया। लड़कियाँ एक एक करके हॉल से बाहर निकलने लगी। आज उन्हें नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन कुछ और था जो मिल गया था, और वो था अज़्म, अपनी ज़ात पहचानने का अज़्म। क्या हम लड़कियाँ परफरेब ख्याल रखने वाली यानी डिल्यूजनल होती हैं? ये सवाल दिलचस्प भी है और कदरे मुश्किल भी। डिल्यूजनल का लफ्ज़ सुनते ही अक्सर एक मनफी तासुर उभरता है, जैसे कोई हकीकत से दूर हो। लेकिन अगर हम उस लड़कियों के ख्वाबों और उनकी दुनिया की पेश मंजरी में देखें, तो शायद ये ख्वाबों में गुम रहना या हकीकत से बढ़कर सोचना का एक रूप है। और क्या ये ख्वाब देखना, ये हद से बड़ी हुई उम्मीद रखना बजाते खूबसूरत नहीं? लड़कियां, हाँ शायद हम लड़कियां अक्सर दिल में एक ऐसी दुनिया बसाए रखती हैं जो बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा रोशन और हसीन होती है। हमारे ख्वाब रंगीन तितलियों जैसे होते हैं जो कभी फूलों पर बैठती हैं और कभी आसमान की वसीयतों में गुम हो जाती हैं। हम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेती हैं और बज़ाहिर नामुमकिन चीज़ों पर यकीन कर लेती हैं। क्या ये मासूमियत है? क्या ये खुद फरेबी है? या ये सिर्फ हमारे दिल की वो पुकार है जो दुनिया की सख्तियों को खातिर में नहीं लाती? हमारे ख्वाब सिर्फ सुंदर लिबास या शहजादी नहीं होते। हमारे ख्वाब में खुद मुख्तारी होती है, अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, दुनिया में अपनी पहचान बनाना होता है। हम ख्वाब देखते हैं कि हम मजबूत होंगे, हम कामयाब होंगे, हम मोहब्बत करने वाली भी होंगी और अपने फैसलों के मालिक भी। उन ख्वाबों की बुनियाद अक्सर किताबों में पढ़ी कहानियाँ, फिल्मों में देखे किरदारों या दिल के निहा खानों में छुपी ख्वाहिशात पर होती हैं। ये सच है कि कभी कभी ये ख्वाब हकीकत की कड़वी ज़मीन से टकराकर टूट जाते हैं, और यही से दर्द का आगाज़ होता है। जब वो तितलियाँ हकीकत के दीवारों से टकराती हैं, जब वो रंगीन गुब्बारे पंचर होते हैं, तो दिल में एक गहरा खला पैदा होता है। ये दर्द सिर्फ टूटे हुए ख्वाबों का नहीं होता, ये दर्द उन तवक्कुआत का भी होता है जो दुनिया हमसे रखती है, और उन पाबंदियों का भी जो हम पर लगाई जाती हैं। ये दर्द उस वक्त महसूस होता है जब हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, जब हमारे पर काट दिए जाते हैं, जब हमारे ख्वाबों का मजाक उड़ाया जाता है। लड़कियां का दर्द अक्सर खामोश होता है। ये आंसू में बहता है जो तकिए में जल्द हो जाते हैं। ये मुस्कुराहट के पीछे छुप जाता है जो दुनिया के सामने सजी रहती है। ये दर्द दिल के अंदर एक बोझ बनकर रहता है जो कभी कभी सांस लेता है और दुश्वार कर देता है, लेकिन इस दर्द में भी एक अजीब खूबसूरती है। ये दर्द हमें मजबूत बनाता है। ये हमें सिखाता है कि गिर कर कैसे उठना है। ये हमें अपने ख्वाबों से और ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत करना सिखाता है। शायद हम लड़कियां डिल्यूजनल होती हैं, लेकिन ये हमारा वो डिल्यूजन है जो हमें जिंदा रखता है। ये हमारे ख्वाबों की वो रोशनी है जो दर्द के अंधेरों में हमें रास्ता दिखाती है। हमारे ख्वाबों और हमारा दर्द, ये दोनों हमारी शख्सियत के लाजिम व मलजूम हिस्से हैं। ये हमें वो बनाते हैं जो हम हैं, और शायद इसी में हमारा असल खूबसूरती छिपी हुई है। वो खूबसूरती जो सिर्फ खूबसूरत चेहरे या लिबास में नहीं, बल्कि ये दिल की गहराइयों में, ख्वाबों की परवाज़ में और दर्द की सच्चाई में बसती है। तो हाँ, शायद हम डिल्यूजनल होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा डिल्यूजन है जिसके बगैर ज़िंदगी बेरंग हो जाए। ये हमारे अंदर की वो दुनिया है जो बाहर की दुनिया को सहने की हिम्मत देती है, और इस हिम्मत में उस ख्वाब देखने की जिद्दत भी, और इस दर्द को सहने के हौसले में एक लाजवाल हुस्न भी। डाइस पर खड़ी लड़की ने अपने सामने रखी किताब बंद कर दी
और हॉल में बैठी आवाम में तालियां पीटी। फलक वहाँ नहीं थी, हाँ उस किताब की मुसन्निफा वहाँ नहीं थी। वो ऑनलाइन देख रही थी, उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी किताब लॉन्च की जा रही थी। किताब का नाम पुरफरेब था और उसकी दूसरी किताब का नाम इंतसाब भी वही था, मोहब्बत के नाम। वो लबों पर हाथ रखे नम आंखों से ये सब देख रही थी। उसके अल्फाज बेरहम हकीकत का पर्दाफाश कर रहे थे। उसने 2.5 साल कड़ी मेहनत की थी। उसकी ये किताब उसकी अब तक के सलाहियतों का निचोड़ थी। अब देखना था कि उस किताब को कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला था। शाम ढल रही थी। मनार के वसी दफ्तर में दिन भर की गहमा गहमी अब कदरे थम गई थी। कांच की बड़ी खिड़कियों से बाहर शहर की रोशनियां टिमटिमाना शुरू हो गई थी। दफ्तर का अंदरूनी हिस्सा सजीला फर्नीचर, दीवार पर आवेजा ब्रांड की पहचान बनते डिजाइन और आर्ट पीसेस, सब कुछ उस बात का गवाह था कि मनार अब एक कामयाब और मुस्तकिल ब्रांड बन चुका था। फजर अपने दफ्तर के अंदरूनी हिस्से में, जो एक नीम गोल सोफे और कॉफ़ी टेबल पर मुश्तमिल था, बैठी थी। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था जिसमें से हल्की हल्की भाप उड़ रही थी। उसके सामने एक आरामदेह कुर्सी पर सफदर बैठा था जिसके माथे पर हल्की सी शिकन थी जो किसी अंदरूनी सोच या बेचैनी का पता दे रही थी। दिन भर की मीटिंग्स और काम की थकन उनके चेहरे पर नुमाया थी। कुछ देर की खामोशी के बाद, जैसे सिर्फ बाहर की ट्रैफिक का शोर तोड़ रहा था, सफदर ने कॉफ़ी का घूंट लिया और बात का आगाज किया। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम हाशमी टेक्सटाइल से आगे बढ़ें। वो चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी सजा कर बोला। फजल ने चौंक कर उसे देखा। मग टेबल पर रखते हुए पूछा, आगे बढ़ें? क्या मतलब? वो तो हमारा बेहतरीन वेंडर है। 2 साल से ऊपर हो गया है उनके साथ काम करते हुए। वो उलझी। हाँ मुझे पता है और उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन मेरा मतलब है हमें अब मार्केट के बड़े नामों से कपड़ा उठाना चाहिए। मनार अब एक जाना पहचाना ब्रांड है। हमारी क्रेडिबिलिटी है। हम बेहतर डीलर्स, बेहतर क्वालिटी और ज़्यादा वैरायटी हासिल कर सकते हैं। उसने अपनी बात वाज़ेह की। ज़्यादा वैरायटी? हाशमी हमें हर तरह का कपड़ा फराहम कर रहा है जो हमें चाहिए। क्वालिटी भी अच्छी है और सबसे अहम बात, वो रिलायबल है। हमें जानते हैं, हमारी ज़रूरतें समझते हैं, डेडलाइंस पूरी करते हैं। उसके माथे पर बल पड़ गए। रिलायबिलिटी अपनी जगह, लेकिन बिजनेस में हमें मुसलसल बेहतरी और तरक्की के मौके देखने चाहिए। क्या गारंटी है कि हाशमी हमें मार्केट की सबसे बेहतरीन कीमत और क्वालिटी दे रहे हैं? अब हम उस पोजीशन में हैं कि बड़े सप्लाईज को टेंडर जारी कर सकें, उनकी कोटेशंस बनवा सकें, उनकी फैक्ट्रियां विजिट कर सकें। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वो पता नहीं क्या सोचे बैठा था। हाँ, पिछले 2.5 सालों में वो पहले से कई ज़्यादा संजीदा और जिम्मेदार हो गया था, मगर फजर यूं ही उसकी बात नहीं मान सकती थी। और क्या गारंटी है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा? नए वेंडर्स के साथ सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। उनके प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल, डिलीवरी टाइम फ्रेम्स, सब कुछ मुख्तलिफ होगा। अगर एक भी कीप खराब निकल आई या डिलीवरी में ताखिर हुई तो हमारा सारा प्रोडक्शन शेड्यूल और ब्रांड की शाख मुतासिर हो सकती है। वो कदरे फिक्रमंदी से बोली, ये तो बिजनेस रिस्क है। हम प्रॉपर एलिवेशन कर सकते हैं, उनके पिछले क्लाइंट्स से रेफरेंस ले सकते हैं, हम छोटे ऑर्डर्स से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस डर से कि कुछ गलत हो सकता है हम एक ही जगह जमे रहें, ये भी ठीक नहीं। एक ही वेंडर पर मुकम्मल इन्हिसार करना भी तो सही नहीं, रिस्की है। अगर कल को हाशमी खुद किसी मुश्किल में आ जाए, वो घुटनों पर कोहनियाँ जमाते आगे को झुका, जबकि फजर उसके जानिब मुतवज्जा थी। मुझे पता है सफदर, लेकिन हाशमी ने हमारा साथ तब से दिया है जब हम इतने बड़े ब्रांड नहीं थे। उनके साथ एक एतमाद का रिश्ता है। मुझे यह सोचकर अजीब लग रहा है कि हम उसके रिश्ते को सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दें कि शायद हमें कहीं और से थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ये सिर्फ थोड़ा सा फ़ायदा की बात नहीं है, ये हमारे ब्रांड के मुस्तकबिल की बात है। बड़े सप्लाईज के पास नई टेक्नोलॉजी होती हैं, ज़्यादा अप टू डेट फेवबर्कर्स होते हैं, वो हमें इनोवेशन में मदद कर सकते हैं और टेंडर प्रोसेस शफाफियत लाएगा। हमें यकीन होगा कि हमें बेहतरीन मुमकिन डील मिल रही है। पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी बात में विजन था, लेकिन उसका काम में खपाहट बहुत थी।
शफाफियत अच्छी बात है, लेकिन हाशमी ने हमेशा हमारे साथ शफाफियत बरती है। उनके रेट मार्केट के मुताबिक हैं और उनकी क्वालिटी हमेशा हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। क्या वाकई इस वक्त जब मनार इतना अच्छा कर रहा है, हमें इस अहम सप्लाई चेन को छेड़ने की ज़रूरत है? वो उसकी बात को यूं ही टाल नहीं सकती थी। सफदर ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है ज़रूरत है, तरक्की का अगला कदम है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हाशमी अच्छे हैं, लेकिन शायद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और शायद खराबी की भी। मुझे अभी भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके संगीन नतीजे हो सकते हैं। वो उलझ गई थी। फिलवक्त वो उसमें नहीं पढ़ना चाहती थी। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है हमें कम से कम तहकीक शुरू करनी चाहिए। मार्केट में देखें कौन से बड़े नाम हैं, उनके क्या ऑफर्स हैं। बगैर देखे तो हम फैसला नहीं कर सकते। फजल ने कॉफ़ी का ठंडा हो चुका मग उठाया और उसे देखा। उसके चेहरे पर तजबजुब साफ नजर आ रहा था। सफदर उसे गौर से देख रहा था, उसके जवाब का मुंतजिर। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। बाहर शहर की रोशनियां अब ज्यादा आवाज़ें हो चुकी थी। मनार की कामयाबी की रोशनियां, जिनका इन्हिसार कहीं ना कहीं उस कपड़े पर भी था जो हाशमी टेक्सटाइल फराहम कर रहा था। ठीक है, तुम रिसर्च कर लो, देखो कौन से सप्लाईज हैं, लेकिन कोई भी हतमी फैसला करने से पहले हमें एक चीज़ का बगौर जायजा लेना होगा। कोई जल्दबाजी नहीं। वो बिजनेस पार्टनर्स थे और उन्हें एक दूसरे के अहम नकात पर तवज्जो देनी थी। बिल्कुल बगौर जायजा लेंगे। उसने मुस्कुराकर कुर्सी से पुष्टि निकाली, यूं जैसे कोई बड़ा मुआज सर कर लिया हो। फजर गोद में रखे मैगजीन पर दोबारा झुक गई। खामोशी एक बार फिर लौट आई थी, लेकिन अब ये पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रही थी, जैसे किसी बड़े फैसले का बोझ दोनों के कंधों पर आन पड़ा हो। तुम आ रही हो ना कल? उस खामोशी जो फिर से सफदर ने तोड़ा। कल? फजर ने बिना सर उठाए पूछा। भूल गई? रूही की सालगिरह है। उसने याद दिलानी करवाई। ओह, उसे जैसे याद आया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो अभी तक उसकी बातों में उलझी हुई थी। सफदर कुछ देर बैठा रहा, फिर उठकर चला गया, जबकि फजर ने थककर सोफे से पुष्टि निकाली। सफदर ने जो पॉइंट रखा था वो अच्छा था, मगर उस पर काम बहुत करना पड़ता। पता नहीं किसी नए वेंडर से उनकी अच्छी बन पाती या नहीं। यह रईस का ऑफिस था। ऊंची छतें, एक दीवार पर लगी बड़ी सी खिड़की जिससे शहर का वसीअ मंजर दिखाई दे रहा था। जदीद फर्नीचर, नफीस सजावट और हर चीज़ एक मुंज़म अंदाज में मौजूद थी। मलका मलून का ताज और उसके साथ खड़ा फजर का नाइटमेयर आज भी अपनी जगह पर था। रईस के भारी भरकम मेज पर 2 लैपटॉप खुले हुए थे। रईस अपने मखसूस आरामदेह मगर बाइख्तियार नशिस्त पर बैठा हुआ था। उम्र 41 साल और 10 माह, मगर शख्सियत पहले से ज़्यादा फिट और रौबदार लग रही थी। कनपट्टी के करीब वो चमकते ग्रे बाल अब कहीं कहीं दाढ़ी और सर में भी थे। जिस्म पहले से ज़्यादा पतला और फुर्तीला लग रहा था। बाल पहले से घने और साइड पार्ट हेयर स्टाइल अब बदल गया था। घने बाल पीछे की जानिब सेट थे और दाढ़ी अब शॉर्ट बॉक्स स्टाइल में थी, जिससे इसके चेहरे के नक्श मजीद वाज़ेह और तीखे लग रहे थे। चेहरे पर कहीं कोई शिकन, कहीं झुर्री नहीं थी। शफाफ गंदुमी रंगत उस पर जच रही थी। ड्रेस शर्ट की ऊपरी बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी साफ लंबी गर्दन वाज़ेह थी। उसके बाजू की नसें वर्कआउट से फूली हुई थी, मगर ज़्यादा नहीं। वो अपने सामने खुले लैपटॉप पर किसी संजीदा चीज़ में मगन था। उसने बैठने के अंदाज में ठहराव और सुकून था, मगर चेहरे पर हल्का सा तनाव भी था। मुराद रईस के सामने मेज पर दूसरी जानी बैठा था। उसकी उम्र भी इतनी ही थी, अलबत्ता उसके बाल सियाह से ज़्यादा सुरमई भी थे। वो एक आम दफ्तरी लिबास पहने हुए था। उसके सामने वाले लैपटॉप पर एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट खुली थी, जिस पर तोहफ़ की मुख्तलिफ तस्वीरें नज़र आ रही थी। वो काफ़ी परेशान और उलझा हुआ लग रहा था। उलझन काम की मुश्किल से ज़्यादा अपनी नाअहली पर बॉस नुमा दोस्त की तंज की वजह से थी। रईस ने आंखें लैपटॉप पर जमाई, मगर आवाज़ में हल्की सी खटक के साथ कहा, क्या हुआ मुराद साहब, अभी तक नहीं मिला तोहफा? एक 15 साल की बच्ची के लिए ये कौन सा रॉकेट साइंस है? मुराद ने सर उठाया, पेशानी पर बल पड़े। तुम्हें क्या पता 15 साल के बच्चों के नखरों का? तुम्हारी तो इस उम्र की भतीजी या भांजी भी शायद ही कोई होगी। मेरी तो
2 शादियाँ रायगा गई, कोई औलाद ही नहीं हुई, वरना आज तक तो मेरी बेटी भी 15 साल की हो चुकी होती और मुझे पता होता कि उन्हें क्या चाहिए। रईस ने एक पल को लैपटॉप से नजर हटाकर मुराद की तरफ देखा। चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। हाँ, ये तो है, अगर तुम्हारी औलाद होती तो आज वो 15 साल की होती और ये अजाब मुझे ना झेलना पड़ता। तुम्हारे नकारापन का खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ। गजब खुदा का, 2 घंटे हो गए मगर उनसे एक गिफ्ट फाइनल नहीं हुआ। क्या मुंह लेकर जाते वो शाम को? और अगर तुम्हें भी रोग न लगा होता, वक्त पर शादी कर लेते तो आज तुम भी शायद एक 15 साल की बच्ची के बाप होते। फिर तुम्हें भी पता चलता कि आजकल की बच्चियां मोबाइल फोन कवर और पॉपिट फिजिट के अलावा किन चीजों पर मरती हैं। सारी उम्र हीरे जवाहरात और लोगों से सर ही फोड़ा है। रईस की मुस्कुराहट जरा गहरी हुई, जैसे वो मुराद की चोट से महसूस हुआ हो। फिर सर हिलाते वापस लैपटॉप की तरफ मुतवस्सा हो गया। जबान नहीं चलाओ, हाथ चलाओ। काम में मसरूफ होते वो फिर से बोला, मुझे पता होता तो आज बाप बन के बैठा होता, तुम्हारे लिए गिफ्ट न ढूंढ रहा होता। मुराद ने ज़रा लब बड़बड़ाया। इसी लम्हे ऑफिस की दूसरी किनारे पर लगी लिफ्ट टन की आवाज से खुली। अरूजा अंदर दाखिल हुई। वो हमेशा की तरह ड्रेसमेंट में थी, जो उसकी सिक्योरिटी हेड की हैसियत को जाहिर कर रहा था। उसके हाथ में एक टैबलेट था। अभी तक इसी बहस में उलझे हैं। लगता है आज शाम पार्टी में खाली हाथ जाने का इरादा है। वो करीब आकर रईस और मुराद के चेहरे पर बारी बारी नजरें डालते बोली, उन्हें लगता है 15 साल की बच्ची के लिए तोहफा ढूंढना 1 मिनट का काम है। मुराद कुल्लाया। अरूजा की नजरें अब रईस की जमी हुई थी और चेहरे पर मौजूद हल्की सी फुल्की सी मुस्कुराहट धीरे धीरे संजीदगी में बदल गई। वो रईस को गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में पुरानी शनासाई और एक नया मुशाहिदा था। वो जिस कदर संजीदा था, अरूजा को उलझन हुई। आप बहुत बदल गए हैं बॉस। पता नहीं ये सवाल था, ये तंज। रईस, जो अब तक मुराद से हल्की फुल्की नोक-झोंक में शरीक था, अरूजा के अचानक संजीदा लहजे और अल्फाज पर ठहर सा गया। उसने धीरे से सर उठाकर अरूजा की तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में एक सवालिया निशान नहीं बल्कि एक खामोश तफहीम थी कि बात किसी और तरफ जा रही थी। किस लिहाज से अरूजा? उसका अंदाज भी इतना बदल सा गया था कि अरूजा को उसने ठीक नाम से पुकारा था। वो वाकई उलझा हुआ था। पहले आप में एक बेफिक्री थी, एक जिंदा दिली। कारोबार को भी जैसे कोई खेल समझते थे, लेकिन पिछले 2.5 साल से आपकी आंखों में ये गहराई आ गई है, ये संजीदगी, जैसे हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबे रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने आपको यूं बदल दिया? रईस की नजरें अरूजा के चेहरे से हटकर कहीं दूर खला में जम गई। शानदार दफ्तर, साथियों की मौजूदगी, तोहफे की तलाश, सब कुछ धुंधला गया। उसके जहन के पर्दे पर 2.5 साल पहले का वो मंजर उभरा जब फजर ने उसे बचाया था और उसने खुद को खो दिया था। उस दिन हॉस्पिटल के कमरे में फजर के जाने के बाद सब बदल गया था, क्योंकि वो हिसाब किताब बराबर करके गई थी। वो रात, जिस्मानी दर्द, रूह का कर्म और फजर का वो जान फरोश अक़दाम, ये सिर्फ जख्म नहीं थे, ये एक ऐसा तजुर्बा था जिसने रईस के अंदर की दुनिया को उलट पुलट दिया था। उसके माजी ने उन दोनों को जोड़ा दिया था और फजर ने खुद को उससे अलग कर लिया था। तुमने ठीक कहा, मैं बदल गया हूँ, बल्कि मैंने मुखौटा उतार दिया है। वो जो पहले वाला रईस था, हंसने हंसाने वाला, हर वक्त फ्रेश और पुरएतमाद नजर आने वाला, वो एक ज़रूरत थी। ज़रूरत? अरूजा उलझी। हाँ, ज़रूरत एक बिजनेसमैन के लिए, ख़ास तौर पर एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो अपना काम बना रहा हो, अपने कदम जमा रहा हो। उसके लिए एक खास शख्सियत अपनाना पड़ती है। लोग आप पर भरोसा करें, आपकी तरफ खींचे आएं, आपके साथ काम करना चाहें। उसके लिए वो लापरवाही, वो शरारत, वो हंसना हंसाना ज़रूरी था। वो एक ओढ़ना था ताकि लोग असल रईस तक ना पहुंच सकें, या शायद मैं खुद भी इस चमक दमक के पीछे छुपना चाहता था। वो अदाकार अपने तमाम किरदारों के रूप उतारकर अपने असल रूप में आ चुका था और ये ज़्यादा खतरनाक था। तो क्या अब तुम्हें उस ओढ़ने की ज़रूरत नहीं रही? क्या तुमने सब कुछ हासिल कर लिया? मुराद की आवाज़ उभरी। गिफ्ट कहीं पसे मंजर में चला गया। उनके दरमियान अब एक गहरी गुफ्तगू जारी थी। रईस ने मुराद की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई तंज नहीं, सिर्फ एक तल्ख सच्चाई थी। हासिल करना या ना करना अलग बात है, बात ज़रूरत की है। अब मुझे उस ओढ़ने की ज़रूरत नहीं रही मुराद। इसलिए नहीं कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, बल्कि इसलिए कि मेरी माजी की बहुत सी राज
खुद ब खुद सामने आ खड़े हुए हैं। कुछ कर्ज हैं जो चुकाने हैं, कुछ है जो आंखों से छुपा है लेकिन आसपास है। वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। राज? कैसे राज रईस? और उनका सामने आना, क्या ये खतरनाक है? क्या हमें हिफाजती इक़दामात बढ़ाने की ज़रूरत है? उन राजों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हाल के लिए और शायद मुस्तकबिल के लिए भी कई तरह की खतरात पर पैदा कर सकती हैं। कुछ लोग जिन्हें मैंने पीछे छोड़ दिया था या जिन्हें लगता है कि वो मुझे ख़त्म कर चुके हैं, अब उनका सर कुचलने का वक्त हो गया है। वो कर्ज जो मुझे चुकाने हैं, वो हिसाब जो अभी बेबाक नहीं हुए, वो हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। वो दीवार गिर खिड़की के खड़ा हो गया था। वो जो कह रहा था वो सब मुराद के सिर के ऊपर से गुजर गया। अलबत्ता अरूजा चौंकी हुई। कहो, क्या खबर लाई हो? रईस ने अपने पीछे खड़ी अरूजा से पूछा। वो पाकिस्तान वापस आ चुका है। अरूजा ने टैब ऑन करते उस पर उंगलियां चलाई और फिर एक वजी शख्स की तस्वीर स्क्रीन पर उभरी। अरसल बुरहान गर्देजी पाकिस्तान लौट आया है। रईस ने उसकी आवाज़ पर पलट कर देखा। अरूजा ने लैपटॉप की उसके सामने किया। रईस ने एक नज़र उसे देखा और फिर वो मुराद की जानिब बढ़ा। उसके करीब पहुंचकर उसके कंधों पर हाथ रखते उसके कान के करीब झुका। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम गिफ्ट ढूंढ लो, बाकी मैं देख लूँगा। उसका अंदाज इतना ठंडा था कि मुराद को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। रईस अपनी सल्तनत कायम कर चुका था। अब बदले का वक्त था। अब होगा मौत का खेल शुरू। हंटर शिकार के लिए तैयार बैठा था। ये अगले दिन का मंजर था। फजर अपने ऑफिस में थी। वो बुरी तरह काम में गर्क दिखाई देती थी। नई कलेक्शन के डिज़ाइन उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर खुले हुए थे। वो उन्हें चेक कर रही थी और चेक करने के बाद उन्हें पास कर रही थी। अचानक उसकी मेज पर रखी टेलीफोन बज उठा। क्रेडल उठाकर कान से लगाया। यस, मसरूफ से आवाज़ उभरी। वो मुझे बताना था कि पीए के लिए अभी तक कोई मुनासिब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। दूसरी जानिब सारा थी। फजर को एक पर्सनल असिस्टेंट की अशद ज़रूरत थी, वो भी एक खातून। उसके काम की नौयत ऐसी थी कि उसे अक्सर सफ़र करना पड़ता था, फैशन शोज़ के लिए, क्लाइंट्स से मिलने के लिए। मौजूदा हालात ऐसे थे कि किसी खातून का अकेले या एक और खातून के साथ मुसलसल सफ़र करना आसान नहीं रहा था। इसलिए उसे एक भरोसेमंद, काबिल और हर वक्त दस्तयाब फीमेल पीए की ज़रूरत थी जो उसके साथ साया बनकर रह सके। मगर ऐसी पीए मिलना जो शेर लाने के मुतरादिफ साबित हो रहा था। कई इंटरव्यू हो चुके थे मगर कोई भी उम्मीदवार उसके मार पर पूरा नहीं उतर रहा था या फिर हालात की वजह से सफ़र करने को तैयार नहीं था। कुछ लड़कियां सफ़र और दूसरे मुल्कों और शहरों के टूर पर राज़ी नहीं होती थी और कुछ के वालिदैन नहीं मानते थे। फजर ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। अभी कुछ वक्त है, हम मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं। वो फ़ोन रखने वाली थी। एक मेल कैंडिडेट बार बार चक्कर लगा रहे हैं। वो कई बार ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं और आज तीसरी बार ऑफिस आए हैं। सारा ने इत्तला दी। नहीं, मुझे मेल पीए नहीं चाहिए, वो खौफ से बोली। इतना ज़्यादा काम था और हर चीज़ का ख्याल उसे खुद ही रखना पड़ रहा था, इसलिए उसे अब पीए की एक शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। वो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, दूसरी जानिब से ज़रा झिझक कर कहा गया। सारा? वो फजर की हम उम्र थी पर फजर के रुतबे का लिहाज पूरा करती थी, इसलिए अक्सर अपनी राय पेश करते वक्त झिझक पड़ती थी। प्लीज़ एक इंटरव्यू कर लें। दूसरी जानिब सारा अपने सामने खड़े शख्स को देखकर बोली। नाम क्या है? उसने सीट पुश टिकाते हुए पूछा। वली औरंगज़ेब। एक औरंगज़ेब? हरगिज़ नहीं। वो फौरन सीधा हुई। मुझे लगता है आपको एक इंटरव्यू करना चाहिए। सारा ने अपनी राय पेश करते तो फजर ने गहरी सांस लेते उसे अंदर भेजने का कहा और क्रेडिट रख दिया। ये वली औरंगज़ेब का तीसरा चक्कर था। तीसरी बार वो फजर मराज के ऑफिस में कदम रख चुका था, इस उम्मीद पर कि शायद इस बार किस्मत मेहरबान हो जाए। पिछली 2 बार तो वो बमुश्किल ऑफिस के अंदरूनी दरवाजे तक पहुंच पाया था। फजर तक रसाई नामुमकिन थी, मगर आज वो फजर के सामने खड़ा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। सामने ही कुर्सी पर फजर बैठी थी और अब उसके सामने ये नौजवान खड़ा था, वली औरंगज़ेब। फजर की नजरें उसके पाँव से शुरू हुई। सियाह चमकते हुए जूते जिन पर गर्द का एक जर्रा भी नजर नहीं आ रहा था। फिर निगाहें ऊपर उठी। गहरे नीले रंग की ड्रेस पैंट और हल्के आसमानी रंग की ड्रेस शर्ट जिसके कफ नफासत से फोल्ड किए हुए थे। बाल कत्थई और चमकदार, एक खास अंदाज में जमे हुए, गर्दन सीधी, कंधे चौड़े और
متوازن اور مضبوط فریم اور پھر چہرہ۔ اس کی توجہ سیدھی اس کے چہرے پر گئی۔ دائیں طرف کا گال بالکل ہموار اور صاف تھا، مگر بائیں گال پر آنکھ کے نیچے سے گال پر ایک واضح نشان تھا، ٹانکوں کا ایک نشان جو اب بھر کر ایک گہری لکیر بن گیا تھا۔ یہ نشان اس کی شخصیت پر ایک عجیب سا تاثر چھوڑ رہا تھا، جیسے کسی چاند پر کوئی داغ ہو، ایک پرکشش چہرے پر ایک گہری خراش۔ لیکن یہ برا نہیں لگتا تھا، بلکہ یہ اس کی شخصیت میں عجیب ٹھہراؤ چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چھٹک گئی۔ ذہن میں عجیب سا جھمکا ہوا تھا، کوئی تھا جو یاد آیا تھا۔ سامنے کھڑی شخص کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی جس میں اس کا باقی نشان چھپ گیا تھا، بس گال پر تھوڑا ہی نظر آتا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی کسی ٹرانس کی کیفیت میں، پھر اچانک ہوش آنے پر سر جھٹک دیا۔ سامنے کھڑا یہ شخص کلین شیو، دبلے پتلے شارٹ ٹراؤزر پہنے، کندھے پر بیگ لٹکائے اور سر پر کیپ جمائے اس لڑکے سے بالکل مختلف تھا جس کا نام ولیم جوزف تھا، جس کا آدھا چہرہ ہمیشہ کیپ میں چھپا رہتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر فوراً وہ یاد آیا تھا۔ فضل نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی اپنی چیئر پر بیٹھ رہی تھی، ہاتھ میز پر رکھے اور سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نام ولی اورنگزیب۔ آواز گہری اور مضبوط تھی، ہاتھ میں فائل پکڑ رکھی تھی، لہجہ شائستہ اور صاف تھا۔ پہلے بھی اپلائی کیا تھا؟ فضل نے پوچھا۔ لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی، بندے بالوں میں بھی وہ اتنی ہی اچھی لگ رہی تھی۔ جی میڈم، یہ تیسری بار ہے، ولی نے بغیر ہچکچاہٹ جواب دیا۔ فضل نے اس کے چہرے کے نشان پر نظر جمائی۔ یہ نشان کیسے آیا؟ سوال غیر متوقع تھا، مگر فضل کو سیدھی بات کرنے کی عادت تھی۔ اسے اس نشان سے چھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لڑائی ہو گئی تھی میڈم، چوٹ لگی تھی، ٹانکے آئے تھے، وہ کسی قدر فرما برداری سے بولا تھا۔ فضل نے سر ہلایا، اس فائل دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ دیکھو مسٹر، آپ تیسری بار آئے ہیں، آپ کی ڈٹرمنیشن قابل تعریف ہے، مگر میں پہلے بھی کلیئر کر چکی ہوں، مجھے ایک فیمیل پی اے کی ضرورت ہے۔ ولی کا چہرہ لمحے بھر کے لیے مجھا، مگر پھر اس کے آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ اس نے ہمت مزمہ کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ایک فیمیل پی اے کی ضرورت ہے، مگر کیا آپ آج کل کے حالات پر غور کیا ہے؟ اس کا انداز پر اعتماد تھا۔ فضل نے آبرو اچکائے۔ مطلب یہ کہ آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کو اکثر سفر کرنا پڑتا ہے، شہر و شہر، شاید ملک و ملک بھی، شوز ہوتے ہیں، ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، کلائنٹ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان حالات میں جب سفر کرنا خاص طور پر خواتین کے لیے بہت رسکی ہو گیا ہے، کیا ایک فیمیل پی اے آپ کے لیے اتنی مددگار ثابت ہوگی؟ ولی نے ٹھوس پوائنٹ اٹھایا۔ فضل نے ہاتھ باندھے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ، مگر مجھے ایک خاتون ہی زیادہ کمفرٹیبل رہے گی۔ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا میڈم، لیکن فرض کریں آپ کو رات گئے کسی کلائنٹ سے ملنے جانا پڑا، یا کسی ایسے شہر یا ٹریول کرنا پڑا ہے جہاں سیکیورٹی کی مسائل ہیں۔ ایک خاتون پی اے کے ساتھ آپ خود بھی اسٹریس میں رہیں گی اور وہ بھی محفوظ محسوس نہیں کرے گی۔ کیا ایسے میں ایک میل پی اے زیادہ قابل اعتماد ہے، محفوظ آپشن نہیں ہے؟ ولی نے اپنا دلائل جاری رکھا۔ میں آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنا سکتا ہوں، آپ کے سفر کو زیادہ آسان اور کم پریشان کن بنا سکتا ہوں، وہ کام کر سکتا ہوں جو شاید ایک خاتون پی اے کے لیے مشکل ہو۔ فضل اسے غور سے سن رہی تھی، اس کی بات میں وزن تھا، وہ خود بھی اس مسئلے پر پریشان تھی۔ اسے ایک ایسی ساتھی کی ضرورت تھی جو ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی ہو سکے، مشکل حالات میں بھی، اور واقعی موجودہ صورتحال میں ایک خاتون کے لیے وہ رول نبھانا آسان نہیں تھا۔ میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں، میرے کام میں بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں، مجھے ایک ایسی اسسٹنٹ چاہیے جو میرے کام کو سمجھے، میرے اسٹائل کو، میرے کلائنٹ کو۔ یہ سب ایک مرد کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ فضل نے ایک اور پہلو اٹھایا۔ میڈم، قابلیت جنس کے محتاج نہیں ہوتی، اس نے اعتماد سے کہا۔ مجھے سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں محنتی ہوں اور آپ کے کام کو سمجھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے موقع تو دیں، آپ میری فائل دیکھ لیں، میری کوالیفیکیشنز دیکھ لیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ نوجوان جس کے چہرے پر لڑائی کا نشان تھا مگر آنکھوں میں عزم تھا، ایک مضبوط دلیل دے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تیسری بار آیا ہے، اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی یہ جاب چاہتا ہے۔ شاید اس کی بات میں دم تھا، حالات واقعی اچھے نہیں تھے اور ایک قابل اعتماد میل پی اے شاید اس کے وقت اس کی ضرورت تھی، مگر ایک مرد کو اپنا پرسنل اسسٹنٹ رکھنا، فضل کو یہ خیال ہی عجیب لگ رہا تھا۔ مسٹر ولی، میں سمجھتی ہوں آپ کی بات، مگر فضل نے کہنا چاہا، مگر اس نے بات کاٹ دی۔ میڈم، آج کل کے دور میں
عملیات پسندی زیادہ ضروری ہے. آپ کو ایک ایسی شخص کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ ہر جگہ جا سکے بغیر کسی خوف یا جھجک کے, جو آپ کے لیے ڈرائیونگ کر سکے, آپ کے سامان کا خیال رکھ سکے, نامناسب حالات میں آپ کے لیے اسٹینڈ لے سکیں, ایک میل پیے. یہ سب کچھ زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے. اور جہاں تک کام کو سمجھنے کی بات ہے, میں یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد سب کچھ سیکھ جاؤں گا, ولی نے پرجوش انداز میں کہا. اس کی آواز میں التجا نہیں تھی بلکہ ایک پراعتماد پیشکش تھی. فضل نے خاموش ہو گئی. اس کے دلائل نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. اس کی ضرورت اور موجودہ حالات کے نقاضے آپس میں ٹکرا رہے تھے. اس کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا. وہ اس کے سامنے کھڑا پرعزم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کا مستقبل کم از کم اس جاب کے حوالے سے فضل کے اگلے لفظ پر منحصر تھا. اس کی ہیزل آنکھوں میں الجھن تھی. اس کے ایک حال یا نہ اگلے کا بہت کچھ بگاڑ اور سنوار سکتی تھی. سوری مسٹر, آپ جا سکتے ہیں, وہ کسی پیشورانہ انداز میں بولی. لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا. اف, فضل کی تیز آواز گونجی. کہا نا نہیں, آپ جائیں یہاں سے. اس کا ارادہ نہیں تھا سخت رویہ اپنانے کا, مگر سامنے کھڑا وہ شخص پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا تھا. اس کے جھڑکانے پر پل بھر کو رکا, ہونٹ آپس میں پیوست کیے, ایک نظر فضل پر ڈالی. یہ نظر گہری اور سرد تھی. پھر وہ لمبے ڈگ بھرتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. اس کے جاتے ہی فضل نے سانس بحال کی. میل پیے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس نے فوراً سر جھٹک دیا. اور اورنگزیب تو ہرگز نہیں. وہ اپنے کام میں جانی متوجہ ہو چکی تھی. آج اسے جلد کام نپٹانا تھا اور شام میں صفدر کی طرف بھی جانا تھا. اس لیے اس نے اپنی توجہ کام پر مرکوز کی. لیکن ذہن میں ابھی تک وہ چہرہ گھوم رہا تھا جو جانا پہچانا تھا, مگر بالکل مختلف شخصیت. ہاں, چہروں جیسے چہرے ہوتے ہیں, جیسا اس کا تھا, منار جیسا. پھر اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات تھی؟ البتہ دل میں عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی. یہ منظر ہے DHA لاہور کے ایک پوش علاقے کا, جہاں اس وقت روحی ولا کے نام سے بنا یہ محل نما گھر سجا ہوا تھا اور اندر ایک پروقار سالگرہ کی تقریب چل رہی تھی. شام کا اندھیرا گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ مارچ کی ہلکی پھلکی ٹھنڈ بھی ماحول میں سرایت کرنے لگی تھی. مرسیڈیز کا سیاہ ماڈل گھر کے وسیع پورچ کے سامنے آ کر رکا اور پھر گیٹ کھولا تو گاڑی اندر چلی گئی. گاڑی پارک کر کے فضل باہر نکلی. اس نے سرخ اور سبز رنگ کا خوبصورت سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا. سرخ لانگ شرٹ اور اس کے نیچے ٹراؤزر تھا. شرٹ کے گلے پر اور بازو پر نفیس سبز کڑھائی کا کام تھا جو لباس کو خاص بنا رہا تھا. سبز رنگ کا دوپٹہ خوبصورتی سے اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا. اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور ہیزل آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا جو اس نے اٹھا کر بالوں پر جما لیا تھا. کانوں میں سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹوپ جگمگا رہے تھے اور کلائی میں نازک سی بریسلیٹ تھی. ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ اس مشرقی ہولیے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. پیروں میں پہنی ہیل سرخ اس کے چلنے کے انداز کو خوبصورت بنا رہی تھی. اس کے ایک ہاتھ میں مہکتے پھولوں کا بکے تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک خوبصورت سنہری رنگ کا گفٹ پیک تھا جو صفدر کی چھوٹی بہن کے لیے لائی تھی جس کی آج سالگرہ تھی. گیٹ پر موجود خدمتگار نے فوراً آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر اندر اطلاع دی. مسز اور مسٹر حسین یعنی صفدر کے والدین خود پورچ میں اس کا استقبال کرنے آئے تھے. ان کے چہروں پر فضل کے لیے احترام اور اپنائیت صاف ظاہر تھی. انہوں نے گرم جوشی سے فضل کا استقبال کیا اور اسے ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر تقریب ہال کی طرف لے گئے. اسی گھر کے ایک کونے میں بنے بڑے سے روم میں اس وقت صفدر اور اس کا بڑا بھائی صدام تھے. وہ دونوں تیار ہو رہے تھے. کمرے میں روشنی تھی اور باہر تقریب کا شور مدھم سا سنائی دے رہا تھا. تیار ہونے کے بعد صدام صفدر کی طرف پلٹا. اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک تھی. تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ کافی پرجوش دکھائی دیتا تھا. صفدر جو فون پر مصروف تھا اس نے سیل فون سے نظر ہٹا کر بغیر اسے کہا, ہاں بولو, اب کیا نیا شوشہ چھوڑنا ہے؟ شوشہ نہیں, سیریس بات ہے, صدام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. مجھے فضل پسند ہے. صفدر کا سیل فون ہاتھ سے چھٹتے چھٹتے بچا. اس نے جھٹ سے سر اٹھا کر صدام کو دیکھا. آنکھیں پھٹی ہوئی تھی. کیا فضل پسند ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اسے اپنے 3 سال بڑے صدام پر افسوس ہوا. اس کی بات سن کر صدام ہنسا. ہاں یار, بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی لگتی ہے. سوچ رہا ہوں اسے پرپوز کر دوں. صفدر اپنی کرسی سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا.
प्रपोज कर दूं? पागल हो गए हो? किसे प्रपोज करने चले हो? फजर मराज को? हाँ, फजर मराज को। और कौन फजर है? सद्दाम ने आराम से जवाब दिया। तुम्हें क्या मसला है इससे? तुमने तो वो वैसे भी बहन बनाया हुआ है, मुझे पसंद है तो करने दो। प्रपोज? मसला मुझे नहीं तुम्हें होगा, सफदर ने गुस्से से कहा। तुम्हें पता भी है फजर क्या चीज है? वो डायन है, डायन। सद्दाम ने कंधे उचकाए। अच्छा, कैसे डायन है वो? वो तो इतनी सुलझी हुई एंड इंडिपेंडेंट लड़की है। मॉम डैड उसे पसंद करते हैं। अभी देखा नहीं कैसे वेलकम करने गए? उनकी बात अलग है, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, उनकी नजरों में उसकी वैल्यू है, लेकिन तुम उससे शादी का सोच रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि असल में वो क्या है। मैं उसे जानता हूँ, ऐसी गलती मत करना, सफदर ने जैसे मिन्नत करते हुए कहा। वो जो अभी बाहर से नजर आ रही है, अंदर से बिल्कुल वैसी नहीं। उसकी मुस्कुराहट पर मत जाना, उसने तंबी की। और मुझे तो उसमें अपना मतलब भी नजर आ रहा है, सद्दाम ने पुरइसरार अंदाज में कहा। कैसा मतलब? सफदर की तेवरी चढ़ी। बिजनेस का मतलब, सद्दाम ने आराम से बताया। तुम लोगों का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। अगर वो इधर हमारे घर आ गई ना तो वो बिजनेस भी एक तरह से हमारा ही हो जाएगा। हमारी फैमिली बिजनेस के साथ मिलकर हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सफदर ने माथा पीट लिया। वो कितना बेवकूफ़ था, कुछ भी नहीं जानता था। हैरत है तुम पर। तो पैसा और बिजनेस के लिए उस टाइम से शादी करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हें लगता है वो अपना बना बनाया बिजनेस जिसमें उसका इतना पैसा और मेहनत लगी है ऐसे ही तुम्हारे हवाले कर देगी? इतनी सीधी नहीं है वो। क्यों नहीं करेगी? सद्दाम ने हठधर्मी से कहा। तुमने ही बताया था वो बेवा है, उसका निकाह हुआ था और शौहर मर गया, अकेली है। उसे भी तो किसी सहारे की जरूरत होगी। मेरी शक्ल अच्छी है, खानदान अच्छा है, सेट हूँ, वो फौरन हाँ कर देगी। और वैसे भी खानदान इनमें एक बड़ी लड़की बिजनेस वुमेन बहू आएगी तो इज्जत बढ़ेगी ना। उसने बात सुनकर सफदर जो तासुफ हुआ था, उसने अफसोस से गर्दन हिलाई। तुम ना बिल्कुल अंधे हो गए हो, या तुम जानबूझकर आंखें बंद कर रहे हो? सहारा? फजल को सहारे की जरूरत है। वो खुद अपने लिए और दूसरों के लिए सहारा है। वो इतनी मजबूत है और ज़हीन लड़की है कि अच्छे अच्छों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। वो बेवा तो क्या हुआ? उसका ये मतलब नहीं कि वो पहले मर्द का गम लेकर बैठी है और किसी भी दूसरे मर्द के साथ चल देगी। फिर वो सद्दाम की जानिब झुका। सद्दाम, मेरे बात गौर से सुनो। मैंने उसके साथ पढ़ा है, काम किया है, मैं उसकी सोच जानता हूँ। वो वैसी बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने उसे प्रपोज किया ना तो वो दो काम होगा। या तो वो तुम्हें इतने बुरे तरीके से इनकार करेगी कि तुम्हारे सारे हीरोपंती निकल जाएगी, या फिर वो कोई ऐसा चक्कर चलाएगी कि हम सब फंस जाएंगे। वो इतनी आसानी से अपना बिजनेस या अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी को नहीं देती। वो वाकई डायन है। उसकी बात सुनते ही सद्दाम अकड़ गया। ज़्यादा फिल्मी ना बनो, ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानियाँ हैं। शायद तुम्हारे उससे बनती नहीं, या इसलिए ऐसे वैसे बोल रहे हो। मुझे अच्छी लगती है, मैं बात करूँगा। मुझे तो नहीं लगती वो ऐसी वैसी, मैं हैंडल कर लूँगा। सफदर ने जब देखा कि सद्दाम किसी सूरत मान नहीं रहा, उसने एक गहरी सांस ली, जैसे हार मान ली हो। वो खड़ा हुआ और सद्दाम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और अफसोस था। चलो ठीक है, नहीं सुननी ना मेरी सुनो, सफदर ने सर्द लहजे में कहा। कर लो जो करना है, अपनी मनमानी कर लो। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, फिर रुका और पलट कर सद्दाम को देखा। उसकी आवाज़ अब सख्त और हतमी थी। लेकिन एक बात याद रखना सद्दाम, जो भी होगा ना, जो नतीजा निकलेगा और फजर जो तुम्हारे साथ करेगी ना, उस सब की जिम्मेदार तुम खुद होंगे। बाद में मेरे पास मत आकर रोना। ये कहकर सफदर तेजी से दरवाज़ा खोलकर कमरे से निकल गया। सद्दाम वहीं बैठा रहा। सफदर के जाने के सिमत देखते हुए उसके चेहरे पर तजब्जुब और थोड़ी सी फिक्र आई, लेकिन फिर उसने खुद को झटका दिया, जैसे सफदर की बातों को अहमियत न दी हो, और दोबारा फजर के बारे में सोचने लगा। अचानक दरवाजे पर सफदर का चेहरा नमूदार हुआ। और हाँ, उसे प्रपोज करना हो तो घुटनों पर आना, शायद वो मान जाए। इस बार उसकी आवाज़ में हल्की सी शरारत थी। वो फिर गायब हो गया, जबकि सद्दाम का एतमाद एक लख्त ही बढ़ गया। बाहर से तकरीब का शोर अब पहले से ज़्यादा बुलंद सुनाई दे रहा था। सफदर के जाने के बाद सद्दाम कुछ देर वहीं बैठा रहा, सोचों में गुम। उधर हॉल और बैकयार्ड में तकरीब अपने उरूस पर थी। मध्यम मौसीकी बज रही थी और लोग ग्रुप्स में खड़े महफिल जमाए रहे थे। फजर उस वक्त हॉल में एक जानिब खड़ी थी, जहाँ से वसी लॉन का खूबसूरत नज़ारा
नजर आ रहा था। उसके हाथ में नारंगी रंग के मशरूब का गिलास था और वो मिसेस हसीन से हंसते हुए बातें कर रही थी। मिसेस हुसैन की आंखों में उसके लिए वाकई मोहब्बत और फिक्र थी। और सुनाओ फजर बेटा, काम कैसा चल रहा है? सफदर बता रहा था बहुत प्रेशर है आजकल। मिसेस हुसैन ने शफकत से पूछा। शायद उनकी इस शफकत में भी कोई मतलब छुपा था। फजर मुस्कुरा दी। जी आंटी, बस अल्लाह का करम है। प्रेशर तो है लेकिन अब सेटल हो गया है काफी काम। मिसेस हुसैन कुछ और पूछने लगी थी। हॉल के मरकजी दरवाजे पर हल्की सी चाप सुनाई दी। लोगों की नजरें उसकी तरफ उठी। हॉल के एक लम्हे को जैसे सरगोशियों का शोर बुलंद हुआ था और फिर दब गया। दरवाजे से जो शख्सियत दाखिल हुई थी वो रईस औरंगजेब था। उसके साथ एक जानिब अरूजा और दूसरी जानिब मुराद आलम थे। रईस उस वक्त काफी रंग के लिबास में था। ड्रेस पैंट और शर्ट और सियाह रंग की जैकेट पहने हुए थी जो उसके चौड़े कंधों पर किसी फ्रेम की तरह जच रही थी। घने बाल पीछे की जानिब सेट थे जैसे उंगलियों से सेट किया गया हो और रोशनी पड़ने पर चमक रहे थे। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक खास किस्म की संजीदगी और खुद एतमाद थी। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ उसकी पहली नज़र सीधे फजर पर पड़ी। हॉल में इतने रंगारंग मगरिबी लिबास के बीच सुर्ख रंग पहने फजर महाराष्ट्र की होलिये में भी बेहद हसीन लग रही थी। बढ़ती हुई खनक की वजह से उसने दुपट्टा कंधों पर लपेट रखा था। उसकी आंखों से चश्मा उतर चुका था और रोशन कंदीलों की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। रईस उसे देखकर वहीं दरवाजे के पास ही एक लम्हे के लिए झटक गया। उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। 2.5 साल का अरसा। 2.5 साल, ये वक्त थोड़ा नहीं था। इन 2.5 साल में उनकी कभी बात नहीं हुई थी, कभी आमना सामना भी तो किसी ऑफिशियल तकरीब में जहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद होते। लेकिन फजर ने उसे हमेशा ऐसे नज़रअंदाज किया था जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, जैसे रईस औरंगजेब नाम का कोई शख्स इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। वो उसके करीब से गुजर जाती, लोगों से बात करती, हंसती मुस्कुराती, मगर कभी पलटकर उसे देखा तक नहीं। उस बात ने रईस को अंदर से झंझोड़ दिया था। वो पहले से ज़्यादा सख्त, खामोश और ज़्यादा पुरइसरार हो गया था। उधर फजर खुद 2.5 साल पहले होने वाले खौफनाक हादसे से आज तक खौफजदा थी। पेरिस में रईस पर होने वाला हमला उसे लगता था जैसे वो एक मनहूस साया है और वो नहीं चाहती थी कि उसका कर्ज होना विलियम के बाद मजीद किसी जान ले, खास तौर पर रईस की जान जो खुद का उसका मसीहा कहता था। इसलिए उसने रईस औरंगजेब की वजूद को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नज़रअंदाज करने का फैसला कर लिया था और इस पर कायम थी। और आज इस हॉल में अचानक दोनों की नजरें टकराई थी। वक्त जैसे एक लम्हे को थम गया था। 2.5 साल की खामोशी, नज़रअंदाज करने की कोशिश, दिल में दबे नफरत की जज्बात, सब कुछ उस एक पल में सतह पर आ गया था। सनाशाई के रंग उभरने और एक दूसरे को पहचानते थे, बहुत अच्छे से पहचानते थे। उनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं था लेकिन कुछ और था जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाया था। लेकिन फिर अगली ही सांस अजनबियत छा गई। फजर की आंखों में वही पुरानी सर्द मेहरी, वही जानबूझकर इख्तियार की गई अजनबियत लौट आई। वो एक पल था, वो एक पल ऐसा था कि रईस अपनी जगह साकित रह गया, एक मुजस्मे की तरह। उसके अंदर कुछ टूटा, कुछ बिखरा और फजर ने बगैर किसी तासुर के बड़ी आस्तिकी से अपना रुख मोड़ लिया। मिसेस हुसैन से दोबारा बात करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिछले 2.5 सालों में वो जितना अपने तौर पर जिस हुआ था ये सिर्फ वो जानता था। उसने फजर पर पल पल नजर रखी थी। वो जानता था वो कहाँ है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है। उसने अपनी आंखों के सामने उसे एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर से कामयाब शख्सियत बनते देखा था और जहाँ कहीं कोई छोटी सी भी मुसीबत या मुश्किल उसके रास्ते में हाइल हुई नजर आती, रईस ने वो ऐसे हटा दी जैसे वो कभी थी ही नहीं। जितना वो उस पर नजर रखे हुए था इतनी ही शदीद नफरत महसूस होती थी। उसका दिल करता था उसे लम्हे खड़े खड़े उस लड़की की जान ले ले जिसने उसके दिल व दिमाग को यूं जकड़ रखा है। पिछले 2.5 सालों में मनार महाराज का ख्याल भी नहीं आया। वो पसे मंजर में चली गई थी क्योंकि जीती जागती फजर महाराज उसके सामने थी, मगर क्या वो उसकी जान ले पाएगा? वो लड़की जिसकी ने 2.5 साल बाद सिर्फ एक नजर से उससे साकित कर दिया था, क्या वो वाकई उसकी जान लेने की हिम्मत कर सकेगा? सवाल हवा में मौलिक रह गया। उसे थ्रिल चाहिए था। उसने फजर महाराज नामी थ्रिल को ख्वाहिश की थी, मगर ये थ्रिल ऐसा होगा उसने कभी सोचा ही नहीं था। खुश आमदीद औरंगजेब साहब, मिस्टर हसन मुस्कुराकर उसकी जानिब बढ़े और उसे गले लगा लिया तो उसका सकता भी जैसे टूट गया। वो अब मुस्कुराकर
मेहमानों से मिल रहा था। लोग उसे देखते ही पुरजोश हो गए थे। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी, जहाँ जाता था रौनक बढ़ जाती थी। रात के साए गहरे हो चुके थे और मार्च की खन की फिजा में रसी बची थी। फलक आलमगीर के कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी, जो रात की खामोशी को और भी नुमाया कर रही थी। कमरे के एक कोने में रखे लैपटॉप की स्क्रीन रोशन थी और उस पर रईस औरंगजेब की तस्वीर नजर आ रही थी। तस्वीर में वो बेहद कैजुअल होलिये में था। एक बैगी पैंट, सफ़ेद गोल गले वाली टी शर्ट और उसके ऊपर गहरे नीले रंग की बटन दाव शर्ट पहने हुए था। ग्लासेस उसके हाथ में थे, जो शायद अभी अभी उतारे गए थे। उसके शॉर्ट बॉक्स बियर्ड, जिसमें कहीं कहीं चांदी के तार चमक रहे थे, उसकी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बना रहे थे। रईस उस तस्वीर में किसी भी दिल के तार छेड़ने की सलाहियत रखता था। ये तस्वीर उसके एक हालिया शूट की थी, जो उसने ग्लासेस के एक ब्रांड के लिए 1 महीने पहले करवाया था, और ये फ़ोटो उसके ऑफिशियल अकाउंट पर अपलोड थी। फलक आईने के सामने खड़ी अपने घुंघराले बालों की लटों को उंगलियों से सुलझाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक नरम उदासी और एक गहरी मोहब्बत के मिले जुले तासुरात थे। उसकी दूसरी किताब आज शाया हो चुकी थी, एक ऐसी किताब जिसे उसने एक बार फिर उसकी शख्सियत की मोहब्बत के नाम किया था, जिसने उसे 13 साल से मंगनी के बाद ठुकरा दिया था। उसकी नजरें बार बार लैपटॉप की स्क्रीन पर जम जाती, गोया वो तस्वीर से गुफ्तगू कर रही हो। इसी अतना में दरवाज़ा खुला और फाकरा भाभी कमरे में दाखिल हुई। उसकी नज़रें सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी और रईस की तस्वीर देखकर उसने तासुफ में माथा पीट लिया। हद है फलक, फाकरा की आवाज़ में हल्की सी झंझलाहट थी। तुम आज भी इस शख्स के ख्वाब देखती हो, इसी शख्स के जो तुम्हें 13 साल की मंगनी के बाद भी ठुकरा चुका है। फलक ने आईने से नज़र हटाकर फाकरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अटल यकीनी थी। मोहब्बत अपने रास्ते नहीं बदलती भाभी, उसने धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहा। हाँ, वो उसका नाम नहीं लेती थी, उसका जिक्र भी खानदान में ममनू था। वो उसे महीनों महीनों नहीं देखती थी, मगर जब वो सामने आ जाता तो नज़रअंदाज किया जा सकता था। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये अटल मोहब्बत उसका रास्ता बदल देगी? फाकरा ने तंज किया। वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और तुम हो क्यों वही खड़ी हो जहाँ वो तुम्हें छोड़ कर गया था। मैं भी आगे बढ़ आई हूँ। देखें, दूसरी किताब शाया हो चुकी है, लोग सराह रहे हैं, पढ़ने वाले मेरी एक झलक देखना चाहते हैं। मैं आगे बढ़ आई हूँ, हाँ, मगर दिल वहीं ठहर गया है। उसके लहजे में आखिर में धीमा हो गया था। 26 साल फलक का हुस्न पहले से भी 2 आतिश हो चुका था। बस कर दो फलक, अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। 26 की हो चुकी हो, उसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो। बाबा साईं तुम्हारी जल्द शादी करने वाले हैं। फाकरा ने उसे खींचकर हकीकत की दुनिया में लपटका। देखो इस शख्स को, फलक ने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। उस शख्स से कौन मोहब्बत नहीं करेगा? उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, वो सब कुछ जो वो है। बस कर दो फलक, फाकरा ने हाथ उठा दिए। ये सिर्फ एक तस्वीर है, एक ब्रांड के लिए पोस्ट किया हुआ चेहरा। तुम एक आइडियलाइज्ड शख्स से मोहब्बत कर रही हो, जो शायद हकीकत में मौजूद ही नहीं। नहीं, फलक ने इनकार कर में सर हिलाया। मैं इसकी तन्हाई से मोहब्बत करती हूँ, उसकी अच्छाई से, उसके इखलाक से, उसकी बातों से। ये सब कुछ तस्वीर में नजर नहीं आता, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। तुम उसे नहीं जानती फलक। लोग वो नहीं होते जो वो दिखते हैं। फाकरा अब थकी हुई लग रही थी, और वैसे भी मोहब्बत में सिर्फ एक शख्स का अटल होना काफ़ी नहीं होता, दूसरे शख्स की मर्जी भी शामिल होती है, और वो शख्स वाज़ेह तौर पर तुम्हें नहीं चाहता। फलक खामोश हो गई। फाकरा की बातें कड़वी सच्चाई थी, मगर दिल कहाँ मानता था। जिस लड़की ने लड़कपन से सिर्फ एक ही शख्स के ख्वाब देखे हों, उसकी छोड़ देने पर वो कैसे छोड़ देती? इज्जत नफ्स प्यारी थी, वो उसके रास्ते से हट चुकी थी, मगर दिल था कि मानता नहीं था। उसे खामोश देखकर फाकरा ने एक लंबी सांस ली, गोया बहस को यहीं ख़त्म करना चाहता हो। अच्छा सुनो, पब्लिशर आ गया है तुम्हारी किताबों के साथ। तुम्हारे फैंस बेताब हैं ऑटोग्राफ के लिए। चलो अब ये रईस औरंगजेब की दुनिया से बाहर आओ और हकीकत की दुनिया में कदम रखो। जल्दी बाहर आओ। फलक ने एक आखिरी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली, फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाल। उसने अपने बिखरे हुए बालों को समेटा और फाकरा के साथ कमरे से बाहर निकल गई। बाहर हकीकी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी, वो दुनिया जहाँ उसके लफ्ज़ों को सराहा जा रहा था, चाहे उसके दिल की दास्तान अधूरी ही क्यों ना रह गई हो। महलनुमा घर के सरसब्ज़ लॉन में रात के खाने की पुरवक्कर तकरीब जारी थी। मध्यम रोशनियों में चमकते
فانوس اور پھولوں کی دلکش سجاوٹ ماحول کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ مہمان، جن میں شہر کی معزز شخصیات شامل تھی، خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران جو اپنے سرخ جوڑے میں ملبوس شان و شوکت کا مجسمہ نظر آ رہی تھی، اس کا دوپٹہ نفاست سے اس کی شان سے گرد پھیلا ہوا تھا، وہ ایک کونے میں بنے چائے کے اسٹال پر موجود تھی اور نہایت انہماک سے اپنے لیے چائے کے کپ میں انڈیل رہی تھی کہ تبھی خوشبو کا ایک جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ یہ خوشبو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ رئیس تھا جو فجر کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، اپنے لیے دوسرے کپ میں چائے نکالنا شروع کیا۔ اس کی نظریں فجر پر جمی تھی۔ ہیلو آرٹ کی دیوی، اس نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ آیا تھا۔ فجر نے دھیرے سے پلٹ کر رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی، جیسے وہ اس کی موجودگی سے قطعی طور پر متاثر نہ ہوئی ہو۔ یاد ہو میں، یہ زمانے کی گرد نے میرے نقوش دھندلا دیے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک محسوس طنز تھا، جسے وہ فجر کے رد عمل سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری واضح تھی۔ جب ایک عورت کی ہر دھرمی ایک مرد کی انا سے ٹکراتی ہے تو پھر کوہرام برپا ہوتا ہے، اور فجر کی بے نیازی رئیس اورنگزیب کو یہ کوہرام برپا کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ جن سے میرے حساب برابر ہو جائیں، میں انہیں یاد رکھنے کی زحمت نہیں کرتی۔ اس نے ایک بار میں رئیس کی انا کو پھر سے چور چور کیا۔ رئیس کے ہونٹوں کی ہلکی سی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گفتگو کڑوی ہونے والی تھی۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پلڑا تو اب بھی میرا ہی بھاری ہے۔ حساب برابر ہونے میں ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور پہلی بجھائی۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تم بھول گئے کہ اگر میں نے تمہیں اسپانسر نہ کیا ہوتا تو پیرس فیشن شو کے خواب ادھورے رہ جاتے، اور آج تم وہ نہ ہوتی جو تم ہو۔ وہ اب اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ عورت ٹوٹتی کیوں نہیں تھی، جھکتی کیوں نہیں تھی؟ 2.5 سال کم تو نہیں ہوتے؟ کیا اسے کبھی رئیس کا خیال نہیں آیا تھا؟ سوال اسے ڈستے تھے۔ فجر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس اسے ماضی کی یاد دلا کر اسے توڑنا چاہتا ہے۔ اسپانسرشپ ایک بزنس ڈیل تھی اورنگزیب صاحب، جو آپ نے میرے ساتھ نہیں، لکس کے ساتھ کی تھی۔ کوئی احسان نہیں، آپ نے ایک ابھرتی ہوئی صلاحیت پر سرمایہ کاری کی اور یقیناً اس کا منافع بھی وصول کیا۔ جہاں تک میرے آج کے مقام کا تعلق ہے، وہ میری محنت، میری لگن اور میرے ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے۔ آپ کے چند لاکھ روپے میرے کامیابی کی ضمانت نہیں تھے، اس نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے رئیس صاحب اس کے راستے میں حائل تھے۔ چند لاکھ؟ اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائی، چہرے پر استہزاء تھا۔ تمہیں شاید یاد نہیں، اس چند لاکھ کی وقت کی فراہمی نے تمہیں کس دلدل سے نکالا تھا۔ وہ چند لاکھ نہ ہوتے تو تمہارے ڈیزائنز شاید کسی مقامی دریجے کی دکان پر ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ پیرس تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے لہجے میں اب واضح طور پر تفکر جھلک رہا تھا۔ دلدل تو آپ جیسے لوگوں کی سوچ میں ہوتی ہے اورنگزیب صاحب۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور آرٹسٹ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ہاں، آپ کی اسپانسرشپ ایک سیڑھی ضرور تھی، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ایک سیڑھی کافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمت، حوصلہ اور خود اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، جو خوش قسمتی سے مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ خود اعتمادی، یا اسے تکبر کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس نے چائے کا اگلا گھونٹ بھرتے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے سنا ہے آج کل بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو، بھول گئی وہ دن جب تم کچھ نہیں تھی؟ فجر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہوا، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور جہاں تک تکبر کی بات ہے تو آپ کی شخصیت کا خاصا معلوم ہوتا ہے۔ بدی کا بادشاہ بننے کا شوق شاید ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا لقب استعمال کیا جو رئیس کے مخالفین اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رئیس کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، یعنی وہ اس کی ذات سے اتنی بھی انجان نہیں تھی۔ یہی خیال کتنا اچھا تھا۔ اور تم ملکہ ملون، اس نے بھی جوابی وار کیا، سنا ہے تمہارے ساتھ کام کرنے والے اکثر تمہارے خاص رویے کا شکار رہتے ہیں۔ حساب کتاب برابر رکھنے کی تمہاری یہ عادت تو پرانی ہے۔ میں اصول پسند ہوں اور میرے اصول بہت واضح ہیں۔ محنت کرو، ایماندار رہو اور کسی کا حق مت مارو۔ جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اسے میرے ساتھ چلنے میں دقت ضرور ہوتی ہے، اور ہاں،
मैं अपना हिसाब किताब हमेशा साफ रखती हूँ, चाहे वो माली हो या इखलाकी। क्या अदाए बेनियाजी थी। इस बार उसने भी चाय का कप लबों से लगाया। फजर मनाज और इखलाकियात, ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे शैतान का पाकीज़गी पर लेक्चर देना। उसने खबासत से कहका लगाया। तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ियाँ कितने लोगों के अरमानों का खून करके बनी हैं, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उसका इशारा सोने सुल्तान की जानिब था। लोगों के अरमानों का खून करना मेरा नहीं, आपका वतीरा है। मैंने तो सिर्फ अपने ख्वाबों की पैरवी की है, और अगर मेरे ख्वाबों की ताबीर किसी को नागवार गुजरी है तो ये उसका मसला है, मेरा नहीं। आपको शायद ये समझने में दिक्कत हो रही है कि मैंने अपनी सल्तनत खुद बनाई है और उस सल्तनत की मैं बिला शिरकत गैरमल्का हूँ। वो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। हर बात का जवाब उसके पास था। हर तीर वो जहर में भिगोकर वापस मार रही थी। सल्तनत, उसने हकारत से कहा। कागजी सल्तनतें ज़्यादा देर कायम नहीं रहती बीबी, और तुम्हारी बुनियादें तो वैसे भी खोखली हैं। एक झटका और सब कुछ ज़मीन बोस। याद रखना, जिस हाथ ने तुम्हें बनाया है वही हाथ तुम्हें मिटा भी सकता है। उसकी आवाज़ में अब वाज़ेह धमकी थी, लेकिन उसकी बातें ना समझ आने वाली थी। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही। उसकी शानदार शख्सियत को दिल में नफरत का तूफान उठा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में एक चैलेंज था। गलत फहमी में मत रहिएगा मिस्टर औरंगजेब साहब, मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैं खुद को तराशा है, और मिटाने की धमकी तो दूर की बात है। अब तो आप मुझे छू भी नहीं सकते। वो वक्त गुजर गया जब आपका नाम सुनकर मैं आपके साथ काम करने की ख्वाहिश करती थी। अब तो आपका वजूद मेरे लिए एक भूली बिसरी याद से ज़्यादा कुछ नहीं। और जहाँ तक रहा हिसाब बराबर करने की बात, तो फिक्र ना करें, बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। सूद समीत। फजर ने अपना चाय का कप मेज़ पर रखा और उसकी आवाज़ में बला का एतमाद था। उसने रईस को एक आखिरी मानी खेज नज़र से देखा और फिर धीरे से वहाँ से निकलती चली गई। अपने पीछे एक नाव भरी खामोशी और रईस के चेहरे पर पेचीदा तासुर छोड़ गई। वो किलस कर रह गया था। लॉन में मौसीकी की मध्यम धुनें गूंज रही थीं, लेकिन उन दोनों के दरमियान होने वाली सर्द जंग की तपिश माहौल में अभी तक महसूस की जा सकती थी। हिसाब किताब का ये खेल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि शायद एक नए ज़्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका था। ये कुछ देर बाद का मंजर था। फानूसों की धीमी रोशनी शबनमी घास और महंगी कालीनों पर एक पुरअसरार सी चमक बिखेर रही थी। खुशबू का रक्स फिजा में जारी था, जिसमें रात की रानी की महक गुलाबों की महक से घुल मिल रही थी। तकरीब अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही थी। ज़्यादातर मेहमान जा चुके थे, सिर्फ चंद करीबी और मेज़बान मौजूद थे। फजर जो कब से यहाँ से निकलने को बेताब थी, मगर मिसेस और मिस्टर हुसैन की पुरखलूस इसरार पर रुकी हुई थी। एक ज़रूरी फ़ोन कॉल सुनने के लिए निस्बतन एक पुरसुकून गोशे की तलाश में निकल आई थी। सुर्ख लिबास में वो किसी देखते अंगारे की मानिंद दमक रही थी, जबकि मजबूती से बंधे हुए बाल उसके चेहरे के नैन नक्श को नुमाया करके उसकी शख्सियत को मजीद पुरवकार बना रहे थे। उसकी गहरी अहजल आंखें फ़ोन पर बात करते हुए कभी सोच में डूब जाती और कभी चमक उठती। जैसे ही उसने कॉल ख़त्म की और पलटने लगी, उसके कदम वहीं जम गए और उसकी चीख उभरते उभरते हलक में उठ गई। एन उसके पीछे एक मुजस्मे की तरह सद्दाम खड़ा था। उसके हाथ में गुलाब का एक खूबसूरत फूल था। सद्दाम ने उसे देखकर एक रिवायती हेलो कहा, जिसमें एक मुस्कुराती हुई खुद एतमादी थी। फजर की तेवरी चढ़ गई। उसकी आंखों में नागवारी के साए लहराए। वो फौरन वहाँ से निकल जाना चाहती थी, मगर सद्दाम ने उसे मुखातिब किया। फजर, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसने कहा। और फिर उसे पहले कि फजर कुछ कहती, उसने हाथ में पकड़ा गुलाब का फूल उसके सामने किया। मैं आपको पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही फजर ने एक गहरा लंबा सांस लिया, जैसे किसी गुस्सेले तूफान को खुद में समो रही हो। उसने दोनों बाजू सीने पर बांध लिए और सद्दाम को अपनी गहरी हैजल आंखों से एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें बेक वक्त हैरत, नागवारी और तमस्कर था। एक जानिब सफदर और रूही खड़े ये सारा मंजर एक तमाशे की तरह देख रहे थे। लॉन की दूसरे सिरे पर, जहाँ रोशनी कदरे कम थी, रईस मुराद के साथ खड़ा था। उसकी नज़र उस ड्रामे पर पड़ चुकी थी और अब वो दोनों वहीं खड़े उन्हें देख रहे थे। उसकी आंखें जलता हुआ तासुर था। अगले चंद लम्हे उसके लिए बेहतरीन थे। मैं तब तक किसी प्रपोजल को अहमियत नहीं देती जब तक प्रपोज करने वाला घुटने पर न आए। उसकी आवाज़ सपाट थी, अलबत्ता आंखों में चिंगारी उभरी।
तो ये वजह थी उसे यहाँ जबरदस्ती रोकने की। दिमाग बुरी तरह घूम गया। फजर की बात सुनकर सद्दाम के चेहरे पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो हिचकिचा नहीं यहाँ बल्कि बड़ी अदा से मुस्कुराकर नीचे बैठा और एक घुटने को जमीन पर टिका दिया। उसने दोबारा फजर की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत से चाहने वाले होंगे, फिर भी मैं पूछता हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फजर के लबों पर एक इस्तेज़ाइया सी हंसी फिसल गई। ये हंसी दिल तक नहीं पहुंची थी, सिर्फ लबों पर नमूदार होकर हवा में तहलील हो गई। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए ऐसे तासुरात फैले जैसे वो कोई मलका मलून हो जो किसी हकीर आया की इल्तिजा सुन रही हो। वो अपनी जगह पर खड़ी कदरें झुकी और एक जहर खुंद लहजे में बोली, मैं अच्छी हूँ, सस्ती नहीं कि 1000 चाहने वाले पालूं। फिर वो सीधी हुई, गर्दन अकड़ाई और एक ऐसी खुद मुख्तार और बेनियाजी के साथ कहा जिसने सद्दाम को गोया साकित कर दिया, आई एम नॉट अ फैंटेसी, इफ़ यू वॉन्ट मी अर्न मी। ये अल्फाज सद्दाम पर किसी ठंडे पानी के छींटे की तरह पड़े। वो अपनी जगह सुन रह गया, चेहरा फक पड़ गया। फजर एक लम्हा भी वहाँ नहीं रुकी। वो पलटी और मजबूत पुरएतमाद कदमों से चलती हुई वहाँ से निकल गई। उसका रुख पोर्च में खड़ी अपनी चमकती गाड़ी की जानिब था। सद्दाम फक चेहरा लिए उठा और सफदर की जानिब देखा जो अब कंधे उचकाकर बेफिक्री से कहका लगा रहा था। उसकी आंखें साफ साफ कह रही थी, मैंने मना किया था ना, अब आ गया मजा। जबकि दूसरी जानिब रईस ने अपने साथ खड़े मुराद की जानिब झुककर सरगोशी की। उसकी आंखों में एक चमक थी, ये रेड फ्लैग है या ग्रीन? उसका इशारा फजर के सुर्ख और सब्ज लिबास की तरफ था, जबकि मतलब मुराद समझ चुका था। मुराद ये सुनकर गोया उछल पड़ा। उसकी आंखों में खौफ और नागवारी का मिला जुला तासुर उभरा। उसकी आवाज़ तेज हुई, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग नहीं, वो काला झंडा है, मौत है मौत। अच्छे भले इंसान को घुटनों पर लाती है और फिर घुटने तोड़ देती है। मुराद की बात सुनकर रईस के लबों पर एक पुरइसरार गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसकी नज़र फजर के दूर होते हुए सुर्ख अक्स का ताक़ुब कर रही थी। इस मंजर ने उसे महफूज किया था। फजर की यही तो आदत उसे पसंद थी। वो उसे आदत ने उसे पीछे 2.5 सालों से बांधा हुआ था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं था। रईस को कम से कम उस हवाले से कोई परेशानी नहीं थी। तो यह हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। और मुझे लगा था कि फ़जर पहचान लेगी, लेकिन फ़जर ने तो नहीं पहचाना और विलियम ने भी नहीं बताया कि वो कौन है। एक बार बताना तो चाहिए था विलियम को। तो देखते हैं अब कि इस एपिसोड में मालूम होता है फ़जर को या नहीं। और जो सफदर हाशमी को चेंज करने की बात कर रहा है, तो फिर से ये किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं हो रहा हो जैसे पहले यूज़ हुआ था कॉलेज के टाइम पे। काश ऐसा ही हो। और एक सीन में अरूजा ने बुरहान के आने के बताया था रईस को, तो क्या बुरहान ने शूट किया था? ऐसा ही लग रहा है। तो देखते हैं। और सद्दाम को कितना मना किया था फजर ने, लेकिन फिर भी माना नहीं। और होती है ना एक ओवर कॉन्फिडेंस, वो कुछ ज़्यादा ही था। सफदर ने कहा भी था लेकिन माना नहीं, पर सीन बहुत अच्छा था वो वाला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि और क्या क्या होने वाला है इस एपिसोड में।